हेलो एवरीवन। तो आपका आईपीपीएस 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन 2 हफ्ते अब बचे हैं। ठीक है, तो अब पढ़ाई पे जोर लगाने का टाइम आ गया है। तो बहुत बच्चे एसबीआई पीओ एग्जाम देके थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गए हैं और प्रीवियस जो उनका कुछ अगर इशू आई थी या कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, सही अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। अब वो कटअप कटअप खेल रहे हैं और बहुत सारे चैनल पे एनालिसिस देख रहे हैं। तो मैं कहूँगा टाइम वेस्ट मत करो, टाइम आपका बहुत कीमती है और आपको जो है आईपीएस पीओ 2000 प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 2 हफ्ते बचे हैं। ठीक है, तो आईपीएस पीओ 2026 का एग्जाम 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपका होने वाला है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो आज मैं क्वांट की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैराथन वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जितने सारे क्वेश्चन है सब एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको आईपीएस पीओ 2026 एग्जाम के क्वांट पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइज ये जो अभी मैं क्वेश्चंस का सेट ले रहा हूँ, इसमें जो आपको एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में क्वांट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि देखो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में बेसिकली सेम लेवल रहता है। तो जो एसबीआई पीओ 2026 में पूछा गया है क्वांट में क्वेश्चंस, वही आपको आईपीएस पीओ 2026 में भी वही लेवल देखने को मिल सकता है, हायर चांसेस है। इसीलिए जो हम लोग एसबीआई पीओ 2026 का मेमोरी बेस्ड पेपर है उसके जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो भी खूबसूरत क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो गाइज मेक श्योर आप जो है पढ़ाई की रफ्तार अगर अभी तक नहीं स्पीड पकड़ी है तो आज से स्पीड पकड़ाओ और इस मैराथन वीडियो को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना और अप्रोच सीखना। देखो क्वेश्चन सॉल्व तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अप्रोच जो होता है मतलब फास्ट वे में इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये बोट एंड स्ट्रीम में, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है पढ़ लेते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन इज 18। स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मेरा दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। और स्पीड इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड कितना है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, द बोट कवर्स 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन टोटल ऑफ 20 आवर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बताओ भाई, इतना इजी क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द बोट तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा। क्या होता है स्पीड ऑफ द बोट, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का एवरेज होता है ना, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है। तो कितना हो जाएगा, 18 10 28/2 यानी 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको एसबीआई पी 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा सी विल बी द आंसर। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लेस देन 30 सेकेंड में जो है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। इवन 30 सेकेंड में ज्यादा कह रहा हूँ। आपको जैसे ही डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड पता होगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछता कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता तो क्या करते आप, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस लेके उसको 2 से डिवाइड कर देते, यानी 18 10 गया 8 हो गया, बटा 2 4 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये तो आपको 30 सेकेंड के अंदर ही बन गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन का क्या लेवल है। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपका पार्टनरशिप में, इसमें कह रहा है पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पी और क्यू जो है बिजनेस स्टार्ट करता है दोनों मिलके। ठीक है, कहता है क्यू इन्वेस्टेड 18,000 रुपया आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, नहीं पी, आगे क्या कह रहा है, क्यू इन्वेस्टेड रुपीज 18,000। क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 18,000 रुपया है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट है। और आफ्टर 6 मंथ आर ज्वाइन द बिजनेस, आर ज्वाइन करता है बिजनेस 6 मंथ के बाद विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000। मतलब आर 12,000 इन्वेस्टमेंट करता है, 6 महीने बाद ज्वाइन करता है। मतलब ये 6 महीने तक बिजनेस में रहा, अगर 1 साल तक अगर बात करें। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट अर्न वाज 1800। मतलब टोटल प्रॉफिट जो होता है ईयर एंड में कितना होता है भाई, 1800 होता है। ये टोटल प्रॉफिट पी क्यू आर तीनों का जोड़ के। ठीक है, आउट ऑफ विच पी शेयर वाज 600। पी का जो प्रॉफिट में शेयर है ये दिया गया है 600 है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी। तो मान लेते हैं पी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्स रुपीज है। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। अब देखो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया पी क्यू आर का। ठीक है, अब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है भाई, तो पी पूरा 12 महीने के लिए कर रहा है, क्यू पूरा 12 महीने कर रहा है, आर जो है 6 महीने के लिए कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया था ना। ठीक है, तो अब जो है प्रॉफिट पी का, अब देखो पी का प्रॉफिट हमको पता है 600 है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 1800 है। तो प्रॉफिट का रेशियो देखो, पी क्यू आर का जो है हमको पता है कितना है भाई, पी का प्रॉफिट 600 है और टोटल प्रॉफिट कितना है पी क्यू आर का 1800 है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू जितना इन्वेस्ट करता है इनटू जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। कंपाउंड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने आपको। तो देखो पी का जो इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्स इंटू 12 है। ठीक है, और पी क्यू आर का टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है भाई, 12x प्लस 12 गुना ये कर दो, ये कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 96 9 यानी
2,16,000 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, और ये 72,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा ये 288, मतलब 2,88,000 हो गया, ठीक है। तो इसमें अब हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना। देखो ये 3 से चला गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आप इसको कैंसिल कर लोगे इससे, तो देखो ये 4x प्लस 3 × 27 96,000 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा। अब 4x प्लस 96,000 आपको कितना हो जाएगा, इधर हो गया 12x हो गया, यानी 8x 96,000, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही हो जाएगा ना, p का इनिशियल इन्वेस्टमेंट x रुपीज माने तो ये 12,000 आ गया, तो ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये परसेंटेज पे बेस है। देखो इसमें कह रहा है मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन एजुकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देख लेना, लास्ट में मांग क्या रहा है भाई, मंथली इनकम मांग रहा है। तो मंथली इनकम को मान लो आपकी 1,000 एक्स है, ठीक है, इसको मान लो ये है आपका मंथली इनकम, मतलब उस व्यक्ति का जो है महीने का टोटल इनकम हम लोग मान लेंगे। अब भाई 1,000 एक्स क्यों माने, क्योंकि देखो आंसर भी देख लो 1,000 के टर्म में, ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। अब क्या कह रहा है, मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन एडुकेशन, इसका 10% एडुकेशन पे, यानी 100x जो है वो एडुकेशन पे खर्चा करता है, तो इसको लिख लेते हैं भाई, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 900x हो गया ना। रिमेनिंग अमाउंट का ही स्पेंड 20% ऑन फूड, 20% यानी 1/5, यानी इसका जो है 180x जो है ये खाने पे खर्च करता है, तो इसको लिख लेते हैं। अब कितना बच गया मेरा, 720x बच गया ना रिमेनिंग, ठीक है। फ्रॉम द अमाउंट लेफ्ट, जितना बचा अमाउंट है, देयर आफ्टर ही स्पेंड 25% ऑन ट्रेवलिंग, इसका जो 1/4 यानी 180x है ये ट्रेवलिंग पे खर्चा करता है, ठीक है, घूमने फिरने पे खर्च करता है। अब कितना बच गया, 540x बच गया ना, ठीक है, रिमेनिंग इतना हो गया। इफ ही फाइनली सेव ₹32,400, अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये यही सेविंग हो जाएगा ना, ये 32,400 दिया है, तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है उस व्यक्ति का मंथली इनकम कितना है यहाँ से, एक्स 60 है, यानी 60,000 रुपीज हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इसमें कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 5700 मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द प्रिंसिपल। तो गाइज देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल को मान लो आप एक्स है, ठीक है, प्रिंसिपल को मान लेते हैं एक्स रुपीज है, ठीक है। अब जो है हमको दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना हो जाएगा भाई, एक्स रुपीज प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, और 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए इन्वेस्ट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से चला गया, यानी 2x/5 हो गया, ठीक है। अब जो है इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस रेट कितना है, 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के लिए, ठीक है, तो यही -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपको, एक्स हो जाएगा, और 11 बटा यानी 121 यानी 21/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों का डिफरेंस कह रहा है 5700 है, ठीक है, यानी ये जो है 2x/5 माइनस 21x/100 जो है ये कितना दिया गया हमको, 5700 दिया है। तो गाइज इसको कैलकुलेट करने का स्मार्ट तरीका बताता हूँ, इसमें जो है 20 को गुना कर दो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ऊपर में 40x यानी 19x बटा नीचे तो 100 ही रहेगा ना, तो ये 5700 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 19 दिया 300 से चला गया, यानी एक्स कितना आ गया यहाँ से 30,000 आ गया ना, एक्स कितना आ गया मेरा 30,000। तो यही तो मेरा प्रिंसिपल माने थे ना, एक्स 30,000 रुपीज, तो क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल 30,000, बी विल बी द आंसर। तो गाइज मैंने आपको हमेशा कहा था रियल एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं, ठीक है, बनने वाले होते हैं, आराम से बनने वाले होते हैं। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको एसबीआई पी 2026 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो बहुत बच्चे डर रहे थे खतरनाक लेवल आएगा क्वांट का, मॉक्स में तो लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे थे प्रैक्टिस, उससे डिमोटिवेट हो गए। तो जब वो एग्जाम हॉल में गए तो उनको ये क्वेश्चन भी खतरनाक लगने लगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ वो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये रियल एग्जाम के क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि, लेकिन जो आप मॉक्स में क्वेश्चन बनाते हो क्वांट के वो लेंथी लगते हैं। तो मेक श्योर एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज योर बेस्ट गाइड कि इस साल को आपको किस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब जो है मेंसुरेशन पे आपका क्वेश्चन है भाई, इसमें कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, 192 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब कहता है ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। अच्छा भाई चलो मान ब्रेथ 8 है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। अब एक सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो रेक्टेंगुलर के लेंथ के बराबर है, यानी 24 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है।
कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, हाइट जो सिलेंडर का है ये 14 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 दिया गया है क्वेश्चन में, आर स्क्वायर यानी 24 × 24, और हाइट है 14, तो ये कितना हो गया आपको, 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 44 × 576। तो गाइज अब देखो, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे। मैं थोड़ा बोलूंगा स्मार्ट वे में इसको सॉल्व करो। इसका जो लास्ट का डिजिट है 4 आएगा ना, अब ऑप्शन को देखो ध्यान से, ऑप्शन को देखो, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, तो सी को टिक मार दो, आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट वे में देखो, प्रीलिम्स में हमारे पास क्या रहता है, टाइम कम रहता है ना, प्रीलिम्स में हमको क्या चाहिए भाई, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो थोड़ा स्मार्ट टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने मत बैठ जाओ। यहाँ पे जो बहुत बच्चे इसको गुना करने लग जाते हैं, लेकिन अगर लास्ट का यूनिट डिजिट 4 है और ऑप्शन में एक ही है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, सी को टिक मार के आगे बढ़ेगा, क्योंकि वही आंसर होगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये जो स्मार्ट टेक्निक है जो मैं आपको बताते रहता हूँ, इसको यूज करो। तब जो है आपके क्वांट के अटेम्प्ट जो है प्रीलिम्स में वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाएगा और टाइम आप दूसरे क्वेश्चन को दे पाओगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मान लो अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100x है, तो उसका मार्क प्राइस कितना है भाई, शॉपकीपर कितना मार्कअप करता है, 50%, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 150x हो जाएगा ना, ठीक है। अब कहता है ही सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट, अब ये 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई मेरा, 120x हो जाएगा ना, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है भाई, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये कितना है, 30x है, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, क्योंकि परसेंटेज डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, इनटू 100। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, और ये 20 हो गया। मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना है मेरा, 20% है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज बहुत बच्चे जो थे वो एसबीआई पी 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन देने नहीं गए। उनको लगा कि क्वांट जो है बहुत खतरनाक आएगा, रीजनिंग इंग्लिश बहुत खतरनाक आएगा, इसीलिए, क्योंकि उनको मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे थे। अब जब रियल एग्जाम के ये जो क्वेश्चन आया है, रियल एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है, रियल एसबीआई पी 2026 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप बताओ, वो जो बच्चे डर के मारे एग्जाम देने नहीं गए कितना पछता रहे होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। जरूरी नहीं है बैंकिंग वेबसाइट चैनल मॉक्स जो बताए कि वही क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा। थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज करो कि एग्जाम के क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, खूबसूरत होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। और अभी तक सारे क्वेश्चन जो थे बनने वाले थे आराम से कि नहीं, मुझे जरूर बताना। इवन अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हो, बी.कॉम, बीए, बीएससी, बायोलॉजी, बॉटनी, किसी के भी हो, तो लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब घबराने की जरूरत नहीं होती है, रियल एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और प्रीलिम्स में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं, ठीक है। तो मेंस में भी खासकर क्वेश्चन आराम से बनते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर ओपन माइंड के साथ जाओ एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उस कॉन्सेप्ट पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है, तो जरूर बनेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन पे भाई, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है वेसल कंटेन 140 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। 140 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है भाई, एक वेसल में मिल्क है, दूध है, और क्या है भाई, पानी है, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, तो गाइस आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इन द रेशियो 9:5 है, मतलब मिल्क 9 है और वाटर 5 है, 9:5 है, मतलब कितना हो जाएगा। तो सिंपल है, ये 90 लीटर हो गया, ये 50 लीटर हो गया, क्योंकि टोटल मेरा 140 लीटर है ना मिक्सचर, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 18:17। तो गाइज इसमें देखो क्या कह रहा है, मान लो इससे अगर x लीटर हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, और x लीटर जो है प्योर वाटर का ऐड कर देंगे, तो देखो पहले समझना आप, 90 लीटर आपका मिल्क है, इससे जो है x लीटर निकाल लेंगे, मतलब मिल्क कितना निकलेगा, 9/14 इंटू एक्स, ठीक है। और वाटर कितना निकलेगा भाई, प्रोपोर्शन में निकलेगा ना, 5/14 इंटू एक्स, ठीक है। अब जो है इतना लीटर मिक्सर निकाल लेते हैं और x लीटर प्योर वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब इसमें x लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। तो अब रेशियो जो है मिल्क एंड वाटर का, मतलब ये जो रेशियो है मिल्क कितना हो जाएगा, इतना x डिवाइडेड बाई आपको 50, और ये हो जाएगा 9x/14 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो आपको कितना दिया गया भाई, ये आपको दिया गया है 18:17, ठीक है, ये 18:17 दिया गया है। तो अब हमको क्या चाहिए भाई, कह रहा है x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो गाइस देखो ये तो सिंपल इक्वेशन है, अब इसको कर दो, कितना हो जाएगा, 1260 माइनस 9x
भाई 14×5 = 700 प्लस 9x, ये कितना हो जाएगा आपको 18/17, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। अब देखो 1260 गुना 17 कर दो, 17 में से 17 गुना 9 कितना हो जाएगा 153x हो जाएगा, ठीक है। 18×700 और 18×9 कितना हो जाएगा आपको 162x हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ से मेरा 315x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1260 गुना 17 कर लो फटाफट, कितना हो जाएगा ये, जीरो सत्तर जीरो, छत्तर बयालीस दो चार, सत्तर 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 अठारह, सत्तर सत्तर आठ, जीरो का जीरो, छः दो एक, जीरो दो, आठ से चौदह चार, शून्य एक, दो, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा आपको 214 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18×700 कितना हो जाएगा, ये तो आपको 12,600 हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना हो जाएगा, जीरो दो आठ आठ, ये हो जाएगा 8820 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8820। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x जो है दो, आपको कितना हो जाएगा 630, और फिर जो है आपको कितना 252 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 से चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 लीटर मिक्सर रिमूव किया गया था और 28 लीटर प्योर वाटर ऐड किया गया था, ठीक है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा 47 का सी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं अगले क्वेश्चन ट्रेन पे। तो गाइज आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे ट्रेन का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इजी लेवल का होगा, ठीक है। ये कुछ ही 1 मिनट के अंदर आपका बन जाएगा, तो मेक श्योर इस तरह के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट में बना लेना। इसमें कह रहा है ट्रेन क्रॉसेस ए 480 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड, ठीक है। तो एक ट्रेन जो है 36 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पास करता है। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन एल है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 480 है, ठीक है। वेलोसिटी ट्रेन का मान लेते हैं v है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 हो गया। अब कहता है यही ट्रेन क्रॉसेस 700 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 48 सेकेंड। यही ट्रेन 48 सेकेंड में लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ब्रिज का लेंथ 700 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो अब हमको क्या कह रहा है, दो इक्वेशन मिल गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन चाहिए भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, आराम से निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से मेरा लेंथ कितना हो जाएगा भाई 36 भी माइनस 480 प्लस 700 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं लेंथ का वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v। और नीचे मेरा क्या हो गया v हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 48 भी कितना हो जाएगा 36 भी प्लस 220 हो जाएगा ना, 220 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये कितना हो गया 12 भी मेरा आ गया 220 हो गया। अब ये जो भी है ये कितना आ गया 220/12, लेकिन गाइज ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ऑप्शन में देखोगे तो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है। 1 मीटर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने में बताया ना आपको, कितना से करते हैं 18/5 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो गया, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 6×18 6×2=12, ये 44 हो गया, और ये कितना हो गया 22 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये है ट्रेन का स्पीड, कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा सी विल बी द आंसर। तो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है। इसमें कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डे, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है भाई 18 दिन में कर लेता है, ठीक है। एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डे, बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है 30 दिन में कर लेता है, लिख लेते हैं। अब कहता है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो गाइस देखो अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार टोटल वर्क हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क दोनों का कुछ कॉमन जो है, दोनों का कॉमन क्या है भाई 90 दोनों में कॉमन है, तो इसको मान लेते हैं कुछ कॉमन, ठीक है। एफिशिएंसी ए का कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ये 5 यूनिट पर डे काम करेगा, ए जो मेरा ये एफिशिएंसी हो जाएगा रेट ऑफ वर्क, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। ए और बी का एफिशिएंसी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर एवरी फोर्थ वर्किंग डे ए टेक्स लीव ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब हर 4 दिन के बाद ए छुट्टी ले लेता है, वाइल बी वर्क कंटिन्यूअसली, बी लगातार काम करता है। तो गाइस जैसे समझना, देखो 1 2 3 4 4 दिन है ना, तो अब जो है इस चारों दिन ए और बी दोनों काम किया, लेकिन पांचवें दिन जो है ए छुट्टी ले लेता है, तो बस बी काम करता है, ठीक है। ये आपका चल रहा है। तो गाइज देखो 4 दिन ये काम कर रहा है, तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है भाई, मतलब देखो 4 दिन काम कर रहा है तो ए एंड बी कितना काम करेगा, ए और बी मिलके जो है देखो 8 यूनिट पर डे काम कर लेगा ना, तो मतलब 4 दिन में ये 32 काम कर लेगा। अब पांचवा दिन सिर्फ बी काम कर रहा है तो 3 यूनिट काम करेगा। फिर 6 7 8 9 आपको क्या काम करेगा, ए और बी काम करेगा, तो कितना काम करेगा भाई ये 32 यूनिट काम कर लेगा फिर से। फिर जो 10वां दिन है फिर क्या काम करेगा, बी काम करेगा, ठीक है। तो वो कितना काम करेगा 3, तो 32 32 64 70 हो गया, ठीक है। अब जो है फिर इसी तरह आगे बढ़ेगा आपका 11वां 12वां 13वां 14वां दिन क्या करेगा, ए और बी काम करेगा, और 15वां दिन मेरा क्या काम करेगा भाई सिर्फ बी काम करेगा, ठीक है। ये 32 और 3। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है इन द फर्स्ट 15 डेज, मतलब पहला जो 15 दिन है, तो हम लोग ये तो 15 दिन का हम लोग हिसाब किताब निकाल लिए हैं 15 दिन का, ठीक है।
ऑन हाउ मेनी डेज डिड बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो कह रहा है 15 दिन में ए और बी कितने दिन साथ में काम करता है। तो देखो ये 4 दिन काम करता है साथ में, ये 4 8 दिन काम करता है साथ में, और ये 12 दिन काम करता है साथ में। ठीक है, तो 12 दिन जो है ए एंड बी साथ में काम करता है, और बचे हुए 3 दिन में सिर्फ बी काम करता है क्योंकि ए छुट्टी ले लेता है। तो क्या हो जाएगा इसमें मेरा 12 ए विल बी द आंसर। तो इसमें देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाना था, मतलब टोटल वर्क मान लेना था, एफिशिएंसी निकाल लेना था, फिर अल्टरनेटिव जितना वर्क कर रहा है ए एंड बी, फिर बी जितना वर्क कर रहा है, इसको आगे बढ़ाना था, और जो क्वेश्चन में पूछ रहा था उसको आंसर करना था। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। रियल एग्जाम में आपको इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं मिसिंग नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन आपको एसबीआई प्यूदर 26 प्रीलिम में पूछा गया था। तो देखो इसमें क्या है, मेरा 81 है, ये मिसिंग वाला हमको निकालना है, फिर 130 है, 147 है, ठीक है, 179 है, 194 है। तो हम लोग को पैटर्न पकड़ना है क्या है। तो गाइस इस क्वेश्चन को देख के मुझे लग रहा है कि अल्टरनेट वाला कुछ सीन है। देखो ये 49 है, ठीक है, और ये कितना है आपका 47 है, ठीक है। अब ये देखो तो फिर से ये 49, ये फिर से देखोगे तो 49 है, ठीक है। तो मतलब ये वाला कितना होना चाहिए, 47 होना चाहिए। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 100 होगा तभी ना ये 47 होगा। तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो अगला क्वेश्चन फिर से मिसिंग नंबर सीरीज पे। तो इसमें क्या है भाई, 2 है, ठीक है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, और मिसिंग टर्म है, हमको निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो गाइस देखो इसमें फिर से डिफरेंस ले लेते हैं, 4 6 8, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, 10 12, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 56 हो जाएगा। तो गाइस ये एसबीआई 2026 फिल्म्स में पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन भी रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 56, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगला जो मिसिंग नंबर सीरीज है, 4 है आपका, 7.5 है, ठीक है, 14.5 है, 25 है, 39 है, और मिसिंग वाला है, और फिर क्या है मेरा 77.5 है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, 3.5 है इसका, ये 7 है, तो अब तो देखते ही समझ में आ गया। देखो ये 10.5 है, और ये कितना है आपका 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 17.5 होगा ना, क्योंकि देखो ये 3.5 का डिफरेंस में चल रहा है। ठीक है, सब 3.5 में आगे चल रहा है, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको 56.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डाटा सफिशिएंसी है। तो गाइज मैंने बोला था ना एसबीआई 2026 के प्रीलिम्स में जो है डाटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट वाला पूछा जाएगा, और पूछा भी गया। तो आईपीपीएस 2026 के प्रीलिम्स में भी डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करके जाना, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप सरप्राइज नहीं हो जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है सेट ए कंटेंस 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, 5 लगातार इवन नंबर है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट इज मल्टीपल ऑफ 10। मतलब जो है ए इस तरह का मतलब सेट है जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 10 है। तो मान लेते हैं ये 10x है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10x+2, 10x+4, ठीक है, 10x+6, और 10x+8 होगा, यही होगा ना, दो का मतलब डिफरेंस रहेगा, इवन नंबर का कंजिक्यूटिव सीरीज है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, 10x+6 है, ये हमको खोजना है। बेसिकली x का वैल्यू चाहिए, क्या होगा। तो देखते हैं किस स्टेटमेंट से x का वैल्यू आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर इज 1.2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 10x+8 है ना, स्मॉलेस्ट नंबर का जो है 1.2 टाइम है, यानी 10x है। तो यहाँ से जो है 12x हो जाएगा, यानी 2x, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। मतलब हमको मिल जाएगा ना कि मेरा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो ए स्टेटमेंट से तो आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब बी स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन है, ये है, ठीक है, एंड द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ये है, इज 2। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसका डिफरेंस कितना है भाई, 2 है। ये तो हमको पहले ही पता, देखो 2:2, इससे तो कुछ नहीं निकला। मतलब बी स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं पता चला, ए स्टेटमेंट से ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ओनली ए इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है जेड हाइट इज 100 सेंटीमीटर, जेड का जो हाइट है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का एवरेज हाइट हमको निकालना है। ठीक है, देखो जेड का हमको पता है भाई, तो एक्स और वाई का पता चल जाएगा, तो एवरेज निकल जाएगा ना। देखते हैं किस स्टेटमेंट से निकल जाएगा। पहला में कह रहा है द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ एक्स एंड जेड इज 100
60 सेंटीमीटर। पहला स्टेटमेंट में क्या कर रहा है भाई, एक्स और जेड का एवरेज 160 है, यानी एक्स प्लस जेड कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब जेड हमको पता है 100 है, तो एक्स पता चल जाएगा ना, 220 होगा। लेकिन वाई का तो अभी भी पता नहीं है ना, तो मतलब पहला स्टेटमेंट से तो सिर्फ नहीं काम बन रहा है भाई। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। इसमें कह रहा है द हाइट ऑफ वाई इज इक्वल टू 200% मोर देन द हाइट ऑफ जेड। मतलब जो है वाई का जो हाइट है 200% मोर, मतलब कितना है, 3 टाइम्स है जेड का। तो जेड पता है तो हमको वाई पता चल जाएगा, ठीक है। वाई कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। खैर हमको वैल्यू नहीं निकालना है, हमको बस देखना है कि एक्स वाई का वैल्यू कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू पता चल गया यहाँ से। अब देखो स्टेटमेंट 1 2 को कंबाइन कर देंगे तो एक्स का वैल्यू पता है, जेड का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब 1 और 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम लोग एक्स वाई जेड का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। जेड का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था। मतलब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके ही हमको आंसर मिलेगा। तो कह रहा है फॉलोइंग क्वेश्चन आर कंबाइंड बाय 2 स्टेटमेंट which determine the which statement is sufficient to answer the question. So both the statement taken together are necessary to answer the question. D will be the answer. तो गाइज आपका जो एसबीआई 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन पे था उसमें कैशलेट प्रॉफिट एंड लॉस पे पूछ लिया गया था, ठीक है। तो बहुत बच्चे घबरा गए थे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पे कैशलेट पूछा गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस या अरिथमेटिक टॉपिक पे भी कैशलेट पूछ सकता है, ठीक है। और वही हुआ भी। तो गाइज क्या ये क्वेश्चन खतरनाक था या बनने वाला था, चलो इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 3 आर्टिकल पी क्यू आर 3 आर्टिकल है मेरा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पी क्यू आर। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज रुपीज 2000। मार्क प्राइस आर्टिकल पी का हमको दिया गया भाई 2000 रुपया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 20% मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। मतलब क्यू का जो मार्क प्राइस है इसको पी लिख लेते हैं और क्यू लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। इसका मार्क प्राइस कितना है, 20% ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 120%, यानी 2400 हो जाएगा ना, 2400 रुपया हो जाएगा क्यू का आर्टिकल का मार्क प्राइस, ठीक है। अब आर का क्या कह रहा है भाई, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल आर इज 25% लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू। तो 2400 है आर्टिकल का, क्यू का प्राइस 25% लेस, यानी 75/100 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये, 25 × 75 4 600, यानी मार्क प्राइस जो आर का है कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस लिख लेते हैं 1800 रुपया है, ठीक है। और इसका कितना है, 2000 है, सामने सामने लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड और आर्टिकल पी। पी पे जो डिस्काउंट है कितना है मेरा भाई, 15% है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। और क्यू पे डिस्काउंट कितना है मेरा भाई, देखो आर्टिकल क्यू पे जो डिस्काउंट है 20% ऑन आर्टिकल क्यू, ठीक है। और आर पे कितना डिस्काउंट है, एंड 10% ऑन आर्टिकल आर, 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट पता है तो सेलिंग प्राइस तो हमको पता चल जाएगा ना, पी का कितना हो जाएगा, 2000 है, और 85% उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि 15% डिस्काउंट है, तो 1700 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्यू का कितना हो जाएगा भाई, 80% है मार्क प्राइस का बेचेगा, 800 को 32 दो, यानी 800, मतलब 1920 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हो जाएगा ना, 800 के 32 दो और दो, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना। और सेलिंग प्राइस आर का कितना हो जाएगा, 90% मार्क प्राइस पे बेचेगा, 972 दो, यानी 1620 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब हमको इतना पता चल गया तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट अमाउंट ऑन आर्टिकल क्यू टू द डिस्काउंट अमाउंट ऑन आर्टिकल आर। तो भाई क्यू पे कितना डिस्काउंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट कितना है, ये तो परसेंटेज का है ना। देखो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को कर देंगे तो वही डिस्काउंट हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा ये, 480 हो जाएगा रुपया, ठीक है। और आर पे कितना डिस्काउंट है, देखो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे, यानी 1700, 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, दोनों जो क्यू पे जो डिस्काउंट है और आर पे जो डिस्काउंट है उसका रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 3 से 16 हो गया, 6 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर 3 हो गया, तो 8:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है द डिस्काउंट अमाउंट ऑन आर्टिकल पी। तो पी पे कितना डिस्काउंट है भाई, देखो आपका 2000 मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा पी पे, 300 रुपया हो जाएगा ना, 300 रुपया है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। एंड इज व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट ऑन आर्टिकल क्यू। तो आर्टिकल क्यू का डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, इतना मार्क प्राइस है, इतना सेलिंग प्राइस है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपको, 480 हो जाएगा ना, 480 है। तो कह रहा है पी का जो डिस्काउंट है ये क्यू का डिस्काउंट का कितना परसेंट है, हमको ये निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये 30 हो गया, ये आपको हो गया 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48, यानी 500/8 हो गया ना। तो ये कितना हो गया आपको, 8 × 48,
8 दूना 16, 62.5% हो जाएगा, ठीक है? जिसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस के कैसलेट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो मार्क प्राइस है आर्टिकल पी का नया वाला जो है, चलो इसको न्यू मान लेते हैं, ये 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो 2000 था, ठीक है? 10% इंक्रीज मतलब कितना हो गया, 110/100 हो गया ना, ठीक है? तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 11 दूना 22। तो गाइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस मेरा 2000 है और मतलब 10% इंक्रीज हो जाता है तो 110/100 हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2200 रुपया जो है नया मार्क प्राइस हो जाता है पी का, ठीक है? आगे क्या कह रहा है, वाइल द डिस्काउंट परसेंटेज रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिस्काउंट परसेंट 15% ही रहता है, ठीक है? तो डिस्काउंट परसेंट कितना है मेरा, 15% है। तो कह रहा है व्हाट, तो गाइज अगर आपका एस बी आई पी ओ 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है तो अब आप आगे की प्रिपरेशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? डजन मैटर कि आपका अटेम्प्ट कितना है, कम है, ज़्यादा है, क्या अगर आपने कोई मिस्टेक भी किया है तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक से सीख के जो है कमिंग आईपीएस पीओ 2026 की तैयारी में लग जाओ। बहुत बच्चे अब क्या करेंगे भाई, कटअप कटअप खेलना स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारे बैंकिंग वेबसाइट चैनल बच्चे को जो है डरा के भी रखते हैं, थोड़ा मतलब हरकंप मचा देते हैं, इतना कटअप जाएगा, इतने अटेम्प्ट होने चाहिए। तो देखो मॉडरेट पेपर आया है, अगर आपके मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट है, अच्छी एक्यूरेसी है तो आपके चांसेस हैं। अब उतना ज्यादा रिसर्च मत करने लग जाओ कि मेरा मतलब क्या होगा, और लोगों ने इतने अटेम्प्ट किए, कंपेयर मत करो, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और मिस्टेक्स अगर आपने गलतियां करी है एसबीआई 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो उससे सीखो, क्योंकि आईपीएस पी 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन भी आपको आने ही वाला है 3rd वीक ऑफ अगस्त में, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं कहूंगा एक दिन का ब्रेक ले लो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर से एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाओ। एंड प्लीज कटअप कटअप खेल के टाइम वेस्ट मत करो। अब एनालिसिस शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट कैसा रहा उसको छोड़ दो, नॉर्मलाइजेशन फेयर होता है बैंकिंग में, अगर आपका शिफ्ट टफ था तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अब जो है हम लोग एसबीआई पीओ को तो अब प्रीलिम्स ओवर हो गया, अब हम लोग आईपीएस पीओ की प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। तो इसमें भी आपका डीआई का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो उसको भी आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज मैं 2 डीआई आपको सॉल्व कराऊंगा और ये वाला जो डीआई है आपका लाइन ग्राफ और टेबुलर का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के डीआई आपको आईपीएस 2026 में देखने को जरूर मिलेंगे, कॉम्बो वाला डीआई रहेगा, ठीक है? तो गाइस ये जो आप डीआई देख रहे हो ये एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो मैं हमेशा एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है, ताकि वो रियल एग्जाम में उसी के मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आए। तो गाइज इस तरह की डीआई को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो लाइन ग्राफ दिया गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल जो है 5 कंपनी है ए बी सी डी, उसमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है? और टेबल और डाटा भी है, उसमें क्या है भाई, परसेंटेज ऑफ मेल्स आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय, मतलब मेल कितना है उसका परसेंटेज टेबुलर डाटा में दिया है कंपनी एबीसीडी में। अब हमको क्या करना है भाई, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया है। तो कंपनी हम लोग लिख लेंगे एबीसीडी, ये क्या है, कंपनी है आपकी, ठीक है? ये आपकी कंपनी है। अब उसमें टोटल इम्प्लाई कितना है ये तो हम लोग लाइन ग्राफ से देख लेंगे ना, मेल प्लस फीमेल कितना है, ठीक है? तो उसका हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो आपका है ए में कितना है भाई, टोटल इम्प्लॉय 900 है, ठीक है? बी में कितना है, बी में आपका 1200 है, तो इसको लिख लेंगे फटाफट। सी में कितना है, तो सी में थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये वाला जो है आपका कितना का गैप है, 100 का गैप है, और इसमें आपको 1 2 3 4 5 है, मतलब ईच 20 20 का है। तो ये देखो कितना है आपको, ये हो जाएगा 640, ठीक है? तो सी का कितना हो जाएगा आपको, टोटल इम्प्लॉय 640 हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखना थोड़ा। डी का कितना हो जाएगा, देखो 700 के एक ऊपर है यानी 720 हो जाएगा, और ई का कितना है भाई, देखो 300 के जो है 3 ऊपर है यानी 360 हो जाएगा, ठीक है? तो गाइज ये पता चल गया। अब कंपनी ए में कितना मेल है हमको ये भी पता चल जाएगा भाई, क्योंकि हमको परसेंटेज ऑफ मेल दिया गया, देखो 36% है। तो 900 का 36% मेंटल कैलकुलेशन करो, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 तिया 27 5 32, 324 क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मतलब बचा हुआ 576 फीमेल हो जाएगा। अब इसमें 48% है मेल, 1200 का 48% कितना हुआ, 12×96 के 6, हाथ में 9, बड़चा 48 9 576, और बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा 624। देखो 45% है 640 का,
तो 640 इंटू 9/20 कितना हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा, यानी नौ दो 288, मतलब 288 आपका क्या है, मेल है, और फीमेल कितना हो जाएगा, बचा हुआ 352 हो जाएगा। और डी में देखो 40% है, तो 72 का 40 डायरेक्ट कर दो, 4 दूना 8, 4 7 28, 288 ये हो जाएगा, और ये 432 फीमेल हो जाएगा, ठीक है। ई में तो 50% मेल है, तो ये इजी है, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोग फास्ट। तो ये जो क्वेश्चन है आपको एसबीआई पीओ 2026 फिल्म एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो जो बच्चों ने इस क्वेश्चन को फास्ट बनाया हो मुझे जरूर कमेंट करना। आप बताना कि आपको कितना टाइम लगा, आपको कम टाइम लगा या ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये डीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और यही बिल्कुल डीआई आपको आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का प्री का लेवल सेम होता है आजकल, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा तो मुझे ये रिलेटिवली फिर भी इजी लगा डीआई। तो गाइज आप लोग लेंदी कम्प्लेक्स डीआई को प्रैक्टिस करना छोड़ो, जो एग्जाम रेलिवेंट कंसेप्चुअल सिंपल कैलकुलेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ डीआई को, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो गाइज अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसके क्या है पूछ रहा है, उसको पढ़ के क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉय कितना है मेरा भाई, 1200 है, ठीक है। 1200 है आपका, और किसका रेशियो चाहिए भाई, टू द कंबाइंड टोटल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी एंड ई। तो सी और ई में टोटल जोड़ना है, सी और ई में, तो कितना हो जाएगा, 700 और 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देखो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो बी में मेल एम्प्लॉय कितना है भाई, 576 है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। तो कंपनी डी में मेल एम्प्लॉय कितना है आपका, 288 है। तो 88 है तो इसको माइनस कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 288 इंटू 100, ठीक है। कह रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, तो 288, यानी ये 100% हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए। तो कंपनी ए में कितना है फीमेल एम्प्लॉय भाई, 576 है, ठीक है। 576 इसको लिख लेते हैं। कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो कंपनी बी में कितना है फीमेल एम्प्लॉय, 624 है। तो कह रहा है कितना परसेंट लेस है, तो इसको 624 से डिवाइड करके इंटू 100, इतना परसेंट लेस होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 24 24 48, यानी 624 को कर दो 4800 से डिवाइड, तो नियरली बोल सकते हैं 8% से थोड़ा कम, यानी 7.69 विल बी द आंसर। तो गाइस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अगर ऑप्शन को देख लेना क्या ऑप्शन है, और जरूरी नहीं है आप इसको फुल डिवाइड करने लग जाओ। ये स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक सीखो, फिल्म्स एग्जाम में ये सब काम देता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने लगते भाई, अब क्या करते हैं इसको डिवाइड करने लगते। हमको एग्जैक्ट नहीं, हमको ऑप्शन करेक्ट चुनना है, ठीक है। तो हमको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो अप्रॉक्स वैल्यू ऑप्शन के नियर आ गया उसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है आफ्टर ए चेंज इन वर्कफोर्स कंपोजिशन, वर्कफोर्स में चेंज होने के कारण द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ई बिकम 40%। तो देखो अभी 50% था, अब ये कह रहा है 40% हो जाता है, ठीक है। तो देखो मेरा ई में जो है टोटल एम्प्लॉय 360 है, अब मेल इसका 40% है, यानी कितना हो जाएगा मेल, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो फीमेल कितना हो जाएगा मेरा, 216 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाइल द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिमेन अनचेंज। तो टोटल एम्प्लॉय 360 ही रहता है। तो कह रहा है फाइंड द न्यू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी। तो कंपनी ई में फीमेल एम्प्लॉय का क्या है भाई, 216 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी डी, डी में टोटल एम्प्लॉय कितना है भाई, 720 है, ठीक है। डिक्रीजेज बाई 25%, मतलब अब डी में कितना हो जाता है भाई, डिक्रीजेज बाई 25%, मतलब 75% हो जाएगा, यानी 3/4, यानी ये कितना हो जाएगा 180, यानी 540। मतलब अब डी में टोटल एम्प्लॉय कितना है मेरा, 540 है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये टोटल एम्प्लॉय है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड द न्यू रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय बिकम 1:1। अब जो है मेल और फीमेल का 1:1 हो जाता है, तो मेल और फीमेल कितना हो जाएगा इसमें, 270 ठीक है, क्योंकि रेशियो 1:1 है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द न्यू नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। तो कंपनी डी में मेल एम्प्लॉय कितना है भाई, 270 है, तो क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए सी एंड डी टुगेदर। ए सी और डी में मेल एम्प्लॉय कितना है ये मांग रहा है, ए में इतना है, सी में इतना है, और डी में 288। तो ऐड कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये, 288 576, 576 580, 600, 900, 900 बटा 3, 300 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर।
तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट टीआई में, ये बार ग्राफ बेस्ड टीआई, और ये भी आपको एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये सब एग्जाम रेलिवेंट डीआई आपको आईपीएस पीओ में भी देखने को मिलेंगे, यही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। और इसमें क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि बार ग्राफ शोज द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड, कितना आइटम मैन्युफैक्चर होता है वो दिया गया है, और सोल्ड बाई फाइव्स, और कितना सेल करता है शॉपकीपर वो दिया गया है। रीड द बार ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका शॉप्स है, 5 शॉप है, ABCDE, ठीक है। अब वो कितना मैन्युफैक्चर करता है और उसमें कितना सेल करता है उसका हमको डाटा दिया गया, बस इतना ही है, इसके साथ कुछ टेबुलर डाटा भी नहीं है। तो देख रहे हो रियल एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्चुअल सिंपल वाले आते हैं, इतना कोई मॉक्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, कम्प्लेक्स नहीं आता है, लेंथी नहीं आता है, कैलकुलेटिव नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो वैसे इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शॉप्स जो है ABCD है उसको लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब हम लोग क्या डाटा कलेक्ट करेंगे, कितना आइटम मैन्युफैक्चर हुआ, कितना सोल्ड हुआ, उसमें कितना बेचा गया और कितना नहीं बेचा गया। तो मैन्युफैक्चर में से सोल्ड घटा लेंगे तो अनसोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा देखो कितना है, ए में कितना है, हमारा टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड 400 है, और उसके ऊपर ये देखो ये जो 100 का है, ठीक है, 100 का है, और इसमें 1 2 3 4 5 यानी 20 का है सारा, ठीक है। तो इस ए में कितना हो जाएगा, आपको 440 हो जाएगा मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें सोल्ड कितना है, सोल्ड देखोगे 1 2 3 ऊपर है 300 के, यानी 360 सोल्ड है। तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी में देखोगे तो बी में आपका कितना है मैन्युफैक्चर्ड, 360 है, ठीक है। उसमें सोल्ड कितना है, 300 सोल्ड है और 60 अनसोल्ड है। सी में कितना है आपका, सी में 300 से एक नीचे यानी 280 आपका मैन्युफैक्चर है, उसमें सेल कितना है आपका 160 जो है सोल्ड है, यानी 120 अनसोल्ड होगा। डी में देखोगे तो 500 के एक ऊपर 520 मैन्युफैक्चर है, और उसमें 400 मेरा क्या है बेचा जाता है, और बचा हुआ नहीं बेचा जाता 120 हो जाएगा। अब ई में देखोगे तो इसमें 300 एग्जैक्ट है मैन्युफैक्चर है, और उसमें सेल कितना गया क्या है 240, ठीक है, यानी 60 क्या हो जाएगा अनसोल्ड होगा। तो देख रहे हो कितना इजी वे में हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए हैं। तो एग्जाम के क्वेश्चन में इतना भी नहीं मुश्किल था, इस बार के जो डीआई पूछा गया था SBI PO 2026 के सारे शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट लेवल थे, ठीक है, इतना ज्यादा वेरिएबल वाला भी कोई डीआई नहीं था, ठीक है, सिंपल था। इवन कभी कभी लाइन ग्राफ बार ग्राफ जो है सिंगल दिया गया था, टेबुलर डीआई दिया गया था परसेंटेज बेस, बहुत सिंपल था, कैसलेट भी था वो भी बहुत सिंपल था, ठीक है। तो यही लेवल आईपीएस पीओ 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो आईपीएस पीओ भी एसबीआई पीओ के लेवल को ही फॉलो करता है। तो आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में जो है क्वांट में इस तरह के डीआई आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइज अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, आप क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप ए एंड शॉप सी टुगेदर। ठीक है, ए एंड सी कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई, 440 और 280 यानी 520 720 कर रहा है, ठीक है। इसका किसके साथ डिफरेंस चाहिए, टू द टोटल आइटम सोल्ड बाई शॉप बी एंड शॉप डी टुगेदर। तो बी और डी कितना सेल करता है, 300 और 400 यानी 700 करता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप डी वेयर सोल्ड। ठीक है, तो डी जो है टोटल 520 मैन्युफैक्चर करता है, उसमें बेचता कितना है 400 बेचता है, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 400 बेचता है 520 में से, तो यही परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपको कैलकुलेट कर लो, देखो 52 से 4000 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 7 7 14 के 4 हाथ में 1 7 35 के 36, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 7, ओके नियरली 76 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ अनसोल्ड आइटम ऑफ शॉप ए टू द अनसोल्ड आइटम ऑफ शॉप ई। तो ए और ई में अनसोल्ड आइटम कितना है भाई, देख लो 80 और 60 140 है, तो क्या हो जाएगा डी विल बी द आंसर। गाइस अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं द टोटल आइटम सोल्ड बाई ऑल 5 शॉप टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई ऑल 5 शॉप्स टुगेदर। तो टोटल मैन्युफैक्चर कितना है 440 500 800 1080 1100 1600 1900, ये मैन्युफैक्चर है। उसमें कितना बेचा गया है 360 660 720 820 1220 1260 1460, ठीक है। 1460 क्या होता है मेरा सोल्ड होता है। तो कह रहा है जितना सोल्ड होता है जितना मैन्युफैक्चर होता है उसका कितना परसेंट है, ये हमको पूछ रहा है। तो गाइज क्या करोगे, डायरेक्ट 19 से 146 को कर दो,
कितना हो जाएगा, 7 से जाएगा 17 3 6 7 का 7 6 13, ठीक है, 13 हो जाएगा, 6 7 अंदर 76% बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा डी विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय शॉप बी सी एंड शॉप ई टुगेदर। तो बी कितना कर रहा है भाई, सी और ई कितना एवरेज निकालना है, 300 460 500 700 700 बटा 3 कितना हो जाएगा, 233.33। बी विल बी द आंसर। तो गाइस इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, इसका मुझे आंसर बताना क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना। और डाटा ऑलरेडी आपके पास देख रहे हो अवेलेबल है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको फास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना, करेक्ट आंसर बताना। तो गाइज ये जो एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में ये दोनों डीआई पूछा जा चुका है। अब आप मुझे बताना कि आप लोग जो डरते थे कि बहुत खतरनाक डीआई आएगा और आप लोग बहुत परेशान थे, क्या परेशानी होना जायज था? ये जो डीआई था कितना सिंपल था कि नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो एस आईपीएस पीओ में जो अब है, आप लोग सोचोगे आईपीएस पीओ में बिल्कुल इसी लेवल का डीआई आने वाला है, ठीक है। आईपीएस पीओ 2026 फिल्म में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और डीआई को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरह के डीआई प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम लेवल से एक लेवल ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो हाई लेवल बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए। नो डाउट हाई लेवल प्रैक्टिस करने से रियल एग्जाम के क्वेश्चन इजी लगते हैं, लेकिन हाई लेवल में भी क्या प्रैक्टिस करना चाहिए भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल हो, ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन सिंपल हो, क्योंकि देख रहे हो एग्जाम में सिंपल कैलकुलेशन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको लगा बहुत खतरनाक कैलकुलेटिव है, कम्प्लेक्स है, लेंथी है, बिल्कुल नहीं। तो कंसेप्चुअल और सिंपल कैलकुलेशन वाले हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो प्रीलिम्स में जो डीआई है आप इसको क्या करोगे, फास्ट सॉल्व कर लोगे। और मेरा अप्रोच जो है, जो मैं अप्रोच से सॉल्व करता हूँ उसको यूज करो, जिससे मैं फास्ट डाटा कलेक्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप फिर मैं क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो गाइज होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में जो है क्वांट में अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि उसमें भी चांस है आपको 2 डीआई पूछ सकता है। तो मेक श्योर आप इसके जो 2 into 5 10 क्वेश्चन रहेंगे उसको जो है 6 मिनट के अंदर बना के उसको रख दो और आराम से कर लोगे। मेरे हिसाब से एसबीआई पी 2026 का लेवल देखने के बाद मुझे लगता है अब 5 मिनट के अंदर 2 डीआई सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत देखो सिंपल कैलकुलेशन वाला आया है, इतना ज्यादा वेरिएबल वाला नहीं था, कोई मतलब मॉडरेट लेवल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो आईपीएस पीओ में अगर आपको इस तरह के डीआई आएंगे तो उसको 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज आपका एसबीआई पी 2026 का जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है आज से स्टार्ट हो गया, तो उसमें क्वांट का मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्वांट का लेवल क्या था फर्स्ट सीट में, ठीक है। तो गाइज इससे जिनका 2 अगस्त को एग्जाम है उनको हेल्प मिलेगी कि किस तरह का पेपर आपको क्वांट में है, किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन एन इलेक्शन 60% ऑफ द टोटल रजिस्टर वोट कास्ट देयर वोट। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख लेना, मांग क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर कितना है। तो मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर कितना है। अब देखो कितना एज्यूम करेंगे, मेरा जो आंसर है 15,000 16,000, तो 10,000 मान लेते हैं क्योंकि इसी के रेंज में है, तो 10,000 एक्स मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। अब इतना रजिस्टर वोटर है, उसमें कह रहा है 60% रजिस्टर वोटर का कास्ट मतलब उतना वोट डालता है, तो इसमें कितना लोग वोट डाल रहा है भाई, कास्ट वोट, कास्ट मतलब होता है वोट डालना, 60% मतलब 6,000 एक्स हो गया ना, इतना लोग वोट डाल रहे हैं। अब उसमें क्या कह रहा है, आउट ऑफ द वोट कास्ट 4% वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। इसमें जो है जितना वोट डाला गया उसमें इनवैलिड मतलब होता है जिसको नहीं माना जाएगा, 4% वोट इनवैलिड निकल गया, यानी 240x हो गया ना। तो यानी वैलिड वोट कितना हो जाएगा इसमें, जिसको मतलब गिना जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,760x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए रिसीव्ड कैंडिडेट ए रिसीव 45% ऑफ द वैलिड वोट वाइल कैंडिडेट बी रिसीव द रिमेनिंग वैलिड वोट। तो वैलिड वोट में 2 कैंडिडेट है, आपको वही रिसीव करता है, कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है, ठीक है। तो किस रेशियो में भाई, इसको देखो कैंडिडेट ए को 45% वैलिड वोट का मिलता है, तो इसको 55% मिलेगा, यानी कैंडिडेट बी जीता है। तो ये 9:11 रेशियो है, यानी देखो 20, यानी ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 288 का प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2592x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा रिमेनिंग 3168x। अब हमको आगे क्या क्वेश्चन में दिया गया, कैंडिडेट बी रिसीव 6336 वैलिड वोट। वाह, मजा आ गया। कैंडिडेट बी जो है 6336 वोट रिसीव करता है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ रियल एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं। तो खूबसूरत मतलब यही, देख रहे हो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया। अब आपके मॉक्स में लेंथी कैलकुलेशन कंप्लीट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है, तो रियल एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं। तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, तो मतलब कितना है मेरा टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर 20,000 हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो देखो लेवल कैसा है ये देखना, जिनका 2 अगस्त को अब एग्जाम है या लास्ट शिफ्ट में आज एग्जाम है, वो देखना लेवल कैसा रहा है। इसी का लेवल आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है। कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पेरीमीटर 70 है। तो पेरीमीटर 2 टाइम एल प्लस बी होता है ना, ये 70 दिया है। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब जो है मेरा एक देखो ये इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है, तो लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो एरिया ऑफ ए जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके बराबर है। ठीक है, तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3/4 एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखो बी जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ब्रेथ का वैल्यू 300 बाई क्या है, एल है, ये 35 है आपका, यानी एल स्क्वायर माइनस 35 एल प्लस 300 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा। तो 300 का कौन सा ऐसा फैक्टर जो 35 दे देगा भाई सम, तो 20 और 15 है। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, यानी लेंथ 20 हो जाएगा और ब्रेथ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो है इसका जो इक्वेटर ट्रायंगल का लेंथ 20 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 20 × 20 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी एरिया हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा था एग्जाम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनने वाले रहेंगे, तो आप लोग घबरा रहे थे, कह रहे थे मॉक्स में इतना टफ आ रहा है, रियल एग्जाम में क्या होगा। मैं बार बार बोल रहा था रियल एग्जाम में कंसेप्चुअल रहते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं रहते हैं। और देख रहे हो कितना इजीली बन गया आपको, क्या थोड़ा सा भी लोड पड़ा दिमाग पे। चलो मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो अब गाइज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन एटिक्वेट इज 7800। ठीक है, मार्क प्राइस दिया गया है किसी प्रोडक्ट का कितना है, 7800 रुपया है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। कह रहा है आगे क्या कह रहा है, ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट 20% का दिया गया है, तो 20% इसका निकाल लो, यानी यहाँ से डिस्काउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिस्काउंट जो है 7800 का 20% यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1560 हो जाएगा। इतना डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जितना मार्क प्राइस था और जितना डिस्काउंट मिला यही हो जाएगा ना, यानी 7800 में से 1560 घटा दो तो कितना हो जाएगा आपको, ये 6240। ये क्या हो गया, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द शॉपकीपर हैड मार्क द एंटीक्वेट 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड प्रॉफिट अर्न। अब कह रहा है मार्कड अप 30% है। ठीक है, अब देखो मार्क प्राइस ये समझने की कोशिश करो कि मार्क प्राइस मेरा 7800 है और मार्कड अप कितना है, 30% है, मतलब 130 इक्विवेलेंट है 7800 के, तो 100 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपके 6000 के। यानी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, 6000 रुपया होगा, तभी 30% मार्कड अप करने पे ना 7800 हो जाएगा। तो देखो यही है आपका, कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 240 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर, हलवा क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, सी विल बी द आंसर। तो आप लोग घबरा रहे थे कितना टफ क्वेश्चन आएगा, और मैंने कहा था देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेटिव नहीं रहेगा। क्वेश्चन है कि कंसेप्चुअल की नहीं, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो अब इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिक्सर एलिगेशन पे क्वेश्चन है। कहता है वेसल कंटेन 128 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक वेसल में मिल्क और वाटर कितना है भाई मेरा, 128 लीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन विच द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 48 लीटर। अब उसमें वाटर कितना है, 48 लीटर है, तो ऑब्वियसली मेरा मिल्क 80 लीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। इफ 6 लीटर ऑफ प्योर वाटर आर एडेड टू द वेसल। अब इसमें 6 लीटर क्या किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है, प्योर वाटर, तो यानी ये 54 लीटर हो गया और ये 80 लीटर रहा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। बताओ भाई इतना इजी क्वेश्चन, मिल्क बाई वाटर का फाइनल में क्या रेशियो होगा, तो 80:54 हो जाएगा, यानी 40:27 हो जाएगा। मतलब इतना इजी क्वेश्चन, ये तो कुछ ही सेकंड में आपके बन जाएंगे। आप बताना कि आपको ये मुश्किल लग रहा है, मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था इससे तो ज्यादा लेवल का था मिक्सर एलिगेशन का, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक तो हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब आपको जो है 1 मिनट के अंदर बनने वाले अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं, मुझे बताना आप। ठीक है, अब चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डे। ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है भाई? 30 डेज में कर लेता है, ठीक है। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब एफिशिएंसी जो बी का है कितना है भाई? 50% मोर है। तो मतलब कितना हो गया? 150/100 यानी 3/2 हो गया एफिशिएंसी ऑफ ए के। तो गाइज मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी क्या होता है? रेट जिससे वर्क किया जाता है, रेट पर डे जितना वर्क होता है। तो एफिशिएंसी होता है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसकी उतनी एफिशिएंसी कम है, और जितना कम टाइम में काम खत्म करेगा उसका एफिशिएंसी उतना ज़्यादा है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ए और बी का, क्या रेशियो है यहाँ पे? 2:3 है, ठीक है। तो टाइम जो होगा, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो जो है ए बी का कितना हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, NB/NA एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। अब हमको पता है कि ए 30 दिन में काम करता है, तो बी मेरा कितने दिन में करेगा भाई? 20 दिन में करेगा, ठीक है। तो बी मेरा जो है काम को अकेले 20 दिन में कर लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बी ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा क्षमता है, तो वो जल्दी काम खत्म कर लेता है कंपेयर टू ए। अब क्या कह रहा है? तो गाइस देखो, अब हमको ए का पता चल गया है कि 30 दिन में काम करता है, बी अकेले 20 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क को मान लेते हैं भाई 60 यूनिट है, ठीक है। टोटल वर्क 60 यूनिट्स है। अब जो है मेरा एफिशिएंसी से बनाएंगे हम लोग। एफिशिएंसी ए का कितना हो जाएगा भाई? ये जो है 30 डेज में टोटल काम करता है, टोटल वर्क 60 यूनिट है, यानी 2 यूनिट्स पर डे हो जाएगा ना। इतना काम वो पर डे करता है। और बी कितना काम करता है भाई? 20 डेज में टोटल वर्क करता है, 60 यूनिट वर्क है, यानी 3 यूनिट्स पर डे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 डेज आफ्टर विच वी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो ए और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी जो है मिलके एक दिन में कितना काम करता है भाई? देखो, 2 + 3 यानी 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। 5 यूनिट्स काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 डेज में 30 यूनिट्स काम कर लेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब जो है टोटल वर्क मेरा 60 है, और ए प्लस बी 6 दिन में इतना काम कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क काम कितना बचेगा भाई? रिमेनिंग वर्क जो है 60 - 30 30 हो जाएगा, इतना यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है रिमेनिंग वर्क को कौन करता है? बी कंप्लीट करता है, तो उसका एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे है। तो कितना टाइम लेगा बी भाई? 30 यूनिट्स काम बचा है, और वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है, मतलब 10 डेज लेगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो, ए और बी जो है 6 दिन काम किया, ये हो गया, ठीक है। और बी जो है 10 दिन काम किया, तो टोटल डेज कितना हो गया मेरा? टोटल डेज कितना लगा काम को फिनिश होने में? 6 + 10 डेज, यानी 16 डेज में जो है पूरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही 16 डेज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? 16 डेज, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं ट्रेन पे। क्वेश्चन देखा रहा है, ए ट्रेन इज 450 मीटर लॉन्ग। अब जो है ट्रेन 450 मीटर लंबा है। इट क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पॉल इन 18 सेकंड। 18 सेकंड में इलेक्ट्रिक पॉल को क्रॉस करता है। ट्रेन का लेंथ 450 है, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा भाई? 450/18 मीटर पर सेकंड। इसको लिख लेते हैं फटाफट। अब कह रहा है ये क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को इन 42 सेकेंड। 42 सेकेंड में ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास करता है। तो ट्रेन का जो लेंथ है 450 मीटर है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, जो कि 450 गुना 18 ऊपर ले आते हैं। देखो, ये हो गया 6×3 = 18, 6×7 = 42, ये 150 हो गया। और फिर आपको क्या हो गया? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 7 × 150 कितना? 1050। मेंटल कैलकुलेशन करो, हर चीज को पेन पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। 600 मीटर, मतलब 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 30 सेकेंड से ज्यादा क्या इसको सॉल्व करने में लगेगा? और ये आपका SBI PO 2026 प्रीलिम के एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग बोल लेते खूंखार क्वेश्चन आएगा। तो गाइज मैं प्लीज पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपका डर जो रहे थे, क्या वाजिब डर था, या मॉक्स ने डर बनाया था, कुछ बैंकिंग वेबसाइट ने डर बनाया था, कुछ टीचर्स ने डर बनाया था? क्वेश्चन इतना इजी, इससे क्वेश्चन, ट्रेन्स के क्वेश्चन इजी हो सकते हैं? मुझे बताना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया सारे हलवा क्वेश्चन थे। अब मैं देख रहा हूँ आगे कुछ क्वेश्चन क्या हम लोग को चैलेंज कर पाएगा। मैं चाहता हूँ भाई, SBI PO प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, इतना टफ एग्जाम होता है, इतना कुछ क्वेश्चन तो आप लोग को चैलेंज करना चाहिए। ये तो अभी तक सारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये मत बोलना कुछ बच्चे की बहुत टफ मॉडरेट लग रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है, मेरे चैनल से प्री मेंस के क्वेश्चन अगर आपने किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हलवा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, मुझे जरूर बताना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को चैलेंज करता है। देखो, परसेंटेज पे है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया
कि मंथली सैलरी को कुछ मान लेते हैं। तो देखो 10,000 के रेंज में मानेंगे तो मेरा कैलकुलेशन ईज़ी रहेगा, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं मंथली सैलरी को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या एज्यूम करेंगे भाई? क्या एज्यूम करना सही रहेगा? तो मान लेते हैं मंथली सैलरी को मान लेते हैं। मंथली सैलरी जो है इसको मान लेते हैं 1000 एक्स से, ठीक है? कैलकुलेशन ईज़ी रहेगा। कह रहा है उसका 18% जो मैन है मंथली सैलरी खर्च करता है रेंट पे। तो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है भाई? 180 एक्स कर रहा है। अब फूड पे 22% कर रहा है, तो फूड पे कितना कर रहा है भाई? 220 एक्स कर रहा है। मतलब 400 एक्स खर्चा हो गया रेंट और फूड पे। तो रिमेनिंग कितना बचा भाई? रिमेनिंग 600 एक्स बचा। अब ही स्पेंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एडुकेशन। तो एडुकेशन पे 25% यानी 150 एक्स खर्च करता है, ठीक है? अब जो है इसका रिमेनिंग कितना रह जाएगा? देखो 600 था, अब 150 निकल गया, यानी 450 अब रिमेनिंग है, ठीक है? अब क्या करता है? 20% ऑफ द अमाउंट लेफ्ट देयर आफ्टर ऑन इंटरटेनमेंट। अब जितना अमाउंट बचा है उसका 20%, यानी इसका 9 जो है 1/5 यानी 90 एक्स इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। तो अब कितना बच गया? 360 एक्स रिमेनिंग हो गया ना। अब जो फाइनल अमाउंट 360 एक्स है उसको वो सेव करता है, और ये 25,920 है। मतलब ये आपको 25,920 दिया है। बताओ भाई, इतना इजी क्वेश्चन। अब कह रहा है मंथली सैलरी क्या होगा? तो मंथली सैलरी क्या होगा? 1000 एक्स है मंथली सैलरी, यही होगा ना। 25,920 बटा 360 गुना 1000 होगा। तो गाइज देखो ये कितने से चला जाएगा आपको? 36 सतह दूसरे 42 दूसरा 72, यानी ये 72,000 आपका क्या हो जाएगा? मंथली सैलरी। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। अभी तक तो मुझे थोड़ा सा भी लोड नहीं पड़ा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप लोग बताना, आप लोग जो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, कि आपको लोड आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा भी माइंड का ऐसा लग रहा है कि बहुत दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है? मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलो गाइस, अब बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है। होपफुली ये थोड़ा चैलेंजिंग हो, क्योंकि अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भाई। थोड़ा तो चैलेंज करना चाहिए, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करे, थोड़ा सा जोर लगाए दिमाग में। चलो देखो, ए बोट ट्रेवल 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर है। जो वेलोसिटी ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम मुझे दिया गया है 24 किलोमीटर पर आवर है। चलो लिख लेते हैं इसको। अब कहता है 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था? 180 किलोमीटर था, जिसको वो अपस्ट्रीम स्पीड का क्या है उसका भाई? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब कहता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर रिमेन्स द सेम। स्पीड ऑफ द बोट क्या होता है आपको पता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का एवरेज होता है, यानी 24 8 32 42 यानी 21 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 210 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। कितना टाइम लेगा बताओ भाई? 210 किलोमीटर को वेलोसिटी ऑफ बोट कितना टाइम लेगा? 10 आवर लेगा। क्या यार, इतना इजी क्वेश्चन! एसबीआई पीओ तो इस बार ने मतलब क्वांट का हलवा ही पेपर दे दिया है। देखो सी विल बी द आंसर। आप बताना इस क्वेश्चन को बनाने में क्या था? डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालते, अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ जो बोट है स्टिल वाटर में एवरेज होता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का। टाइम मांग रहा है, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी पता है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा आराम से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज पे। इसमें कह रहा है 5 ईयर से वो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ एम एन एन वाज 4:3। चलो 5 साल पहले, तो m-5 को लिख देंगे, n-5 लिख लेंगे। ये कितना है मेरा? 4:3 है। तो एम एन एन में फटाफट इक्वेशन बना लो। 3m-15 हो जाएगा आपको 4n-20 हो जाएगा, ठीक है? 4n-20 होगा, इसको लिख लो आप फटाफट। अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 4n-3m आपको कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मान लो एक इक्वेशन मेरा ये है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करेंगे। अब क्या कह रहा है? एट प्रेजेंट ओ इज 8 ईयर्स ओल्डर देन एम। ओ का जो प्रेजेंट एज है एम से 8 साल ज्यादा है, ठीक है? इसको भी लिख लेते हैं। अब कह रहा है ऑल्सो द सम ऑफ एन एज 5 ईयर्स एगो एंड ओज प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स। एन का एज 5 साल पहले और ओ का प्रेजेंट एज का जो सम है 48 ईयर है, यानी एन प्लस ओ मेरा कितना है भाई? 53 है। अब देखो ओ का वैल्यू m+8 है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं n प्लस एम, और 8 को उधर ले जाते तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बताओ, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब दो इक्वेशन 1 एंड 2 से एन और एम का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? इसी को 4 से गुना कर दो तो ये 180 हो गया। और वो पहला इक्वेशन 4n-3m कितना है मेरा? 5 है, ठीक है? तो दोनों को क्या करेंगे भाई? माइनस कर देते हैं, एन को उड़ जाएगा यहाँ से। देखो 7m आपका कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। मतलब मेरा m कितना आ गया? 7×2 = 14, 25 आ गया। m 25 आ गया तो n कितना है? 20 आ गया। अब n देखो, o m+8 है तो o कितना आ जाएगा आपको? 33 आ जाएगा। तो अब हमको मांग क्या रहा है क्वेश्चन में भाई? कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ m। तो m का प्रेजेंट एज क्या है? 25 ईयर्स है। बताओ, दिस विल बी द आंसर। तो गाइस देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया था। 4 क्वेश्चन थे। मैंने बोला था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ सकता है, नंबर सीरीज भी पूछ सकता है, एक डिफरेंट में मिसिंग नंबर सीरीज भी पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो भाई फटाफट सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन में तो टाइम लेना ही नहीं है। देखो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा भाई?
देखो 3y लिख देता हूँ आपके लिए, और 3y² प्लस 13y माइनस 16 इजकल टू 0 है। तो गाइज यहाँ y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, -13 लिख लो, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169, 16 चौके 64 दिया 192 हो गया, ठीक है, 192 डिवाइड बाई 6। अब ये देखो ये आपको कितना हो गया 361, यानी 19 का है ये, तो -13 प्लस माइनस 19 लिख लो डिवाइडेड बाई 6। अब ये 1 हो गया और -32/6 यानी -16/3 हो गया कि नहीं। अब दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है भाई, 3x² है माइनस 13x प्लस 14 है, ठीक है। तो इसको तो भाई मैं ऐसे ही फटाफट ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो 14 या 42 हो गया, कौन सा 13 देगा, 7 और 6 है, माइनस है तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, 3 से फटाफट डिवाइड कर दो, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 7/3 और 2 हो गया। तो अब कंपेयर कर लो, तो मेरा क्या है, मेरा एक्स ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर देन वाई है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी ए क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 11x प्लस 10 इजकल टू 0 है। तो कोई नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से तुरंत सॉल्व करेंगे। देखो 10 या 30 हो गया, 30 का कौन फैक्टर जो 11 देगा, 5 और 6 है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, उसे डिवाइड कर दो फटाफट। इसको सॉल्व करने में क्या आपका लोड आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। -5/3 और क्या हो जाएगा मेरा, -2x एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन को भी फटाफट लिखते हैं, 2y² प्लस 9y प्लस 9 इजकल टू 0 है। दोनों का प्रोडक्ट 18 है, 18 का कौन है, 9 दे देगा भाई, 3 और 6 है। अब यहाँ प्लस साइन है तो मेरा क्या है, यहाँ माइनस लिख लेंगे, या 2 से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, डिवाइड कर देंगे, यानी y का वैल्यू -1.5 और क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो गाइज देखो जब x का वैल्यू -2 है और y इतना है तो x ग्रेटर देन y है, लेकिन जब x का वैल्यू इतना है और y -3 है तो x लेस देन y है, मतलब एक्स वाई में कोई डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, तो ई विल बी नो रिलेशन विल बी द आंसर। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 3 इजक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। x कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 25, 4 × 12 = 24 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। -5 प्लस माइनस 49 है, 7 का स्क्वायर रूट है 4 हो जाएगा, यानी ये 1/2 और कितना हो गया, -12 यानी -3 हो गया। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² माइनस 2y माइनस 1 इजक्वल टू 0 है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, 2 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, 4 × 12 बाई 2 × 6, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 6 1 हो जाएगा, -2 और -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू 1/2 है और ये 1 है तो x लेस देन y है, जब ये -3 है 1 है तो x ग्रेटर देन y है, मतलब डेफिनेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो सी विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरा x² प्लस 9x माइनस 22 इजकल टू 0 है, ठीक है, 22 इजकल टू 0 है। तो इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो फटाफट, -9 प्लस माइनस 9 81 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब ये 169 है तो -9 प्लस माइनस 13/2 हो जाएगा, 13 में से हो गया 4, 2 हो गया, -22 यानी -11 हो गया। तो गाइज देख रहे हो, इस तरीके से जो आप फास्ट कैलकुलेशन करना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो होपफुली आप इसमें टाइम नहीं लगाओगे। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2y² माइनस 7y प्लस 6 इजकल टू 0 है, तो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से तुरंत हो जाएगा। 2 6 12, 12 कौन है जो 7 देगा, 3 4 है, माइनस है तो प्लस साइन है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा वाई का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो वाई मेरा कितना हो गया 1.5 और 2, तो ऑब्वियसली मेरा क्या है, जब ये 2 है ये 1.5 है तो एक्स बड़ा है। अब ये जब -11 है तो कभी वाई बड़ा है, कभी एक्स बड़ा है, कभी वाई बड़ा है, मतलब नो रिलेशन, मतलब ई विल बी द आंसर। तो गाइज अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे सारे बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब आपको तो फटाफट बन जाते। अब आते हैं हम लोग डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करेंगे। भाई एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम है, कुछ तो चैलेंजिंग पूछना चाहिए, और बच्चे इतने घबरा रहे थे, मतलब इतने लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन मेरे बनेंगे नहीं बनेंगे सोच रहे थे, तो कुछ तो चैलेंजिंग होना चाहिए जिससे बच्चे में थोड़ा सा डर लगे। तो चलो देखते हैं, होपफुली डीआई थोड़ा चैलेंजिंग हो। तो कह रहा है बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन बैग्स एंड पर्स एंड टेबल शोज द रेशियो ऑफ सम ऑफ बैग एंड पर्स टू पर्स, ठीक है। तो 3 कंपनी एबीसी है, उसमें जो है आपका बैग प्लस पर्स कितना है और पर्स का रेशियो दिया है, और जो बार ग्राफ में डिफरेंस बिटवीन बैग एंड पर्स है वो दिया है, ठीक है। 3 कंपनी एबीसी है, इसको लिख लेते हैं फटाफट। अब जो है मेरा बैग एंड पर्स का डिफरेंस, तो देखो कभी बैग ज्यादा होगा कभी पर्स ज्यादा होगा, तो बी माइनस पी, पी माइनस पी, डिपेंड अपॉन कौन ज्यादा है। ए में कितना है मेरा डिफरेंस 100 है, बी में कितना है मेरा भाई 300 है, ठीक है, और सी में कितना है, देखो 250 के एक नीचे यानी कितना है 240 है, इसको लिख लेते हैं। अब कंपनी ए के लिए देखो बैग प्लस पर्स बाई पर्स का रेशियो दिया गया है, तो कोई बात नहीं, कंपनी ए के लिए मेरा बैग प्लस पर्स
भाई पर्स का रेशियो 3:1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग -1 कर लेते दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई पी मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बैग बाई पर्स का रेशियो 2:1 है और डिफरेंस 100 है, तो बताओ भाई, अगर एक्स मान लो इसको, तो एक्स डिफरेंस 100 है, तो यानी ये 200 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो इधर आप बना दो बैग और इधर बना दो पर्स, तो ये 200 100 हो जाएगा, सबको इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी में देखो बैग बाई पर्स जो है डायरेक्ट +1 आपको कितना दिया गया है भाई, मेरा 4:3 दिया गया है। तो बैग बाई पर्स कितना हो जाएगा आपको, ये 1/3 हो जाएगा। यानी दोनों का जो डिफरेंस है 300 है, यानी 300 150, यानी कितना हो जाएगा, 150 आपका बैग है और पर्स कितना है 450 है। ठीक है, अब जो है इसमें आपको तीसरा सी में जो है बैग बाई पर्स +1 कितना दिया गया है, 5:3 है, यानी 2/3 हो जाएगा बैग बाई पर्स का रेशियो। ठीक है, इसमें बैग बाई पर्स कितना हो जाएगा, सी में बैग बाई पर्स जो है, सी में मेरा, सी में जो है, तो गाइस सी में मेरा बैग पर्स कितना हो जाएगा, सी में बैग बाई पर्स मेरा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यानी थ्री डिफरेंस इसका 240 है, यानी एक्स 240 है, तो ये कितना हो जाएगा 480 और 720। तो क्या क्वेश्चन है भाई, इतना मजे में बन रहा है, इससे तो अच्छे लेवल के डीआई मैं आपको प्रैक्टिस कराता। आप लोग बोलते थे, कुछ बच्चे कमेंट करते थे कि इतने ईजी डीआई नहीं आते, तो मैंने जो डीआई कराया इससे तो बहुत ज्यादा लेवल था और ये तो बहुत ईजी है। इसमें आपको जितना बैग है पर्स है ये पता चल गया, तो हम लोग एक और डाटा लिख लेते हैं, टोटल बैग और पर्स कितना है, 300 है ए के लिए, बी के लिए कितना है 600 है और इसके लिए कितना है 500 7 1200 है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, डाटा कलेक्ट हो गया तो इसके क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, आप क्वेश्चन में आते कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैग एंड पर्स कंबाइंड ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर। तो देखो ए में 300 है और सी में 1200, तो 1200 300 कितना हो गया, 1500 हो गया, ए विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग्स टू द नंबर ऑफ पर्स फॉर कंपनी बी एंड सी टेकन टुगेदर। तो बी जो कंपनी है इसमें बैग टोटल कितना है 200 और आपका कितना है, तो गाइज जो बी और सी कंपनी में टोटल बैग कितना है मेरा 530 630 हो गया। ठीक है, और बी और सी में टोटल पर्स कितना है 450 470 1170 है। ठीक है, तो इसका कह रहा है रेशियो क्या होगा, तो सतनमा आपको 9 सत्ते 63 और 9 का 2 7:13 हो जाएगा, ये विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बैग ऑफ कंपनी ए इंक्रीजेज बाय 50%, मतलब ए में बैग कितना था भाई, अभी कितना है बैग 200 है। ठीक है, अगर ये 50% से इंक्रीज हो यानी 3/2 यानी 300 बैग हो जाए। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पर्स ऑफ कंपनी ए इंक्रीजेज बाय 20%, बैग कितना है और पर्स इनिशियली कितना है 100 है मेरा, अब ये 100 से 20% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू डिफरेंस बिटवीन बैग एंड पर्स ऑफ कंपनी, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। अब आता है एसडीआई के अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द पर्स ऑफ कंपनी सी, सी में कितना पर्स है भाई 720 है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द पर्स ऑफ कंपनी है। तो पर्स ऑफ कंपनी है कितना है भाई 100 है, तो कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है, तो भाई कितना ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, 620 ज्यादा है, 620% सी विल भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताओ, आपको लग रहा था कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रहे थे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल वन लाइनर है, जो कि कुछ ही सेकंड में आपके बन जाएंगे अगर आपका डाटा कैलकुलेट है। ठीक है, तो इसी तरह के मैंने बोला था रियल एग्जाम के क्वेश्चन सिंपल होंगे, कैलकुलेटिव नहीं होंगे, देख रहे हो क्वेश्चन कितने फटाफट बन रहे हैं। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल बैग एंड पर्स ऑफ कंपनी ए बी सी। तो ए में देखो 300 600 900 2100, 2100 का एवरेज 700 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विल बी द आंसर। तो गाइस पहला डीआई तो बहुत इजी था, देखते हैं ये वाला डीआई क्या चैलेंजिंग है, ये टेबुलर डीआई आपका। तो इसमें देखो टेबल दिया गया है और क्या दिया गया, टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 क्लास, एबीसीडी 5 क्लास में टोटल बॉय एंड गर्ल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट, गर्ल्स का परसेंटेज भी दिया गया है। तो बताओ भाई ये भी तो ईजी ही है। अब देखो इसमें गर्ल कितना है बॉय कितना है ये पता कर लेंगे, देखो 60% गर्ल है, मतलब कितना हो गया आपको 60:40 यानी 3:2 यानी कितना हो गया 5 यानी 55, 55 तिया कितना हो जाएगा 165, और कितना हो जाएगा 55 दूना हो कितना हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा। और इसमें देखो 105 है, 1/3 इसमें गर्ल है, यानी 35 गर्ल है तो 70 कितना बॉय हो जाएगा। इसमें 25% 1/4 यानी 85 आपका क्या है गर्ल्स है, और तो बॉय कितना हो जाएगा बचा हुआ 15 यानी 1500 204 यानी 255 हो जाएगा। 245 में जो 40% यानी 2:3 5, तो 5 चौके 20 49 यानी कितना हो जाएगा 49 दूना 98 हो जाएगा, और 49 तिया कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 14.28 है, ये कितना हो जाता है आपको 1/7 होता है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 60 गर्ल्स है यानी 360 बॉय है। तो देख रहे हो इतना इजी डीआई है भाई, इस डाटा को कलेक्ट करने में आपको 1 मिनट से भी
भी कम टाइम लगेगा कि नहीं मुझे बताना। और मैंने इतना अप्रोच बताया आपको डीआई सॉल्व करने का फास्ट तरीका, ये डीआई तो जिस लेवल को मैं बताता हूँ उससे तो ये बहुत कम लेवल है। ये तो आपको 1 मिनट के अंदर डाटा फटाफट कलेक्ट करके रख दोगे। चलो अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन होपफुली चैलेंजिंग होंगे थोड़े, मे भी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो गाइस अब क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लासेस ए सी ई एंड टुगेदर। ए में कितना बॉय है 110 है, सी में 255 है, ई में 360 है। क्लियर, 165 365 425 725, डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी एंड क्लास डी टुगेदर। तो बी में कितना गर्ल है भाई, देखो 35 है, और डी में कितना है 98 है, यानी कितना हो गया ये 103 133 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये कंबाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द कंबाइंड टोटल स्टूडेंट ऑफ बी एंड डी। तो बी एंड डी में टोटल स्टूडेंट कितना है, देखो इतना है, यानी 350 है। तो कह रहा है ये कितना परसेंट होगा, तो कितना परसेंट होगा फटाफट निकाल लेते हैं। 2 हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो गया 7 का से 19 हो गया, यानी 38% हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास सी एंड डी कंबाइंड। तो सी एंड डी में बॉय और गर्ल का क्या रेशियो, देखो सी में 255 है और 147 बॉय, यानी कितना हो गया 262 302 402 बॉय है। ठीक है, और गर्ल कितना है भाई सी और डी में 85 98, यानी 93 90 103 183 हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो 3 से जाए 3 तिया 3 तेरह 3 4 134 134 इज टू 61, बी विल बी द आंसर। अब आते हैं एसडीआई के अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ई। अब क्लास ई में बॉय अगर इंक्रीजेज बाई 20%, ई में अभी कितना बॉय है 360, ठीक है 20% बढ़ जाए, यानी 120 6/5 यानी 72, ये हो गया 6 दूना 12 इधर से तक 42 432 हो जाए ई में जो है बॉय। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। वाइल द नंबर ऑफ गर्ल्स रिमेन द सेम, और गर्ल्स कितना इसमें देखो भाई 60 गर्ल्स है ना, तो इसको लिख लेते हैं 60 गर्ल्स है। तो कह रहा है फाइंड द न्यू परसेंटेज ऑफ गर्ल इन क्लास ई। न्यू परसेंट ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी कितना है भाई, देखो 60 गर्ल है और टोटल कितना है मेरा 492 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना परसेंट है भाई, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो ये आपको कितने से हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट कर लो 492 से 6000 को डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 492 हो जाएगा, और ये 108 हो जाएगा 1080, यानी ये नियरली 2 से जाएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो देखो ए विल बी द आंसर। तो देखो बचे हुए आंसर की जरूरत भी नहीं, पर ये ए वाला ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब इस डीआई के अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स अक्रॉस ऑल 5 क्लासेस। तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल कितना है देखो। तो गाइस देखो 165 5 170 200 हो गया 285, और 285 8 कितना हो गया 293 383, और 383 कितना हो गया 443 हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 5 अठे 40 5 अठे 40 88.6 हो जाएगा, ये विल बी द आंसर। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डीआई अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सारे क्वेश्चन इजी थे, कोई क्वेश्चन तो ऐसा था ही नहीं जो चैलेंज कर पाए। लेकिन अब हम लोग कैसलेट पे पहुंच गए, होपफुली ये कैसलेट थोड़ा चैलेंजिंग हो, क्योंकि यही आपके लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो ये तो कम से कम चैलेंजिंग होना चाहिए ना। एसबीआई पीओ का तो बहुत नाम था, बहुत टफ क्वांट आता है, ऐसे क्वांट आते हैं कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत बच्चे डरे हुए थे। तो होपफुली ये कैसलेट जस्टिफाई करेगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के क्वांट के लेवल का। चलो देखते हैं ये तो चैलेंजिंग है कि नहीं। इसमें कह रहा है देखो इन ए कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ट्रायल फॉर 3 स्पोर्ट स्क्वाश टेनिस और चेस। एक कॉलेज में 3 स्पोर्ट खेल रहे हैं, स्क्वाश टेनिस और चेस के लिए। ठीक है, ट्रायल के लिए लेते हैं। टू क्वालिफाई फॉर द स्टेट लेवल टूर्नामेंट, स्टेट लेवल टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए ए टोटल ऑफ 480 स्टूडेंट अपियर फॉर द स्क्वाश ट्रायल। अब देखो 480 टोटल स्टूडेंट किस चीज के लिए कर रहे हैं, ट्रायल के लिए, स्क्वाश के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपियर होते हैं मतलब भाग लेते हैं। ठीक है, इतने लोग अपियर हुए हैं, आउट ऑफ विच रेशियो ऑफ क्वालिफाइड टू नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट बाट 5:3। अब इसमें कितना क्वालिफाई हुआ और कितना नो क्वालिफाई हुआ, उसका रेशियो मुझे दिया गया 5:3, यानी 8 यानी 60 यानी 300 और 180। इसको तो आप डायरेक्ट लिख लोगे मेंटल कैलकुलेशन करके। अब कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द टेनिस ट्रायल वाज 25% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द स्क्वाश ट्रायल। अब जो कह रहा है कि जितना लोग टेनिस के लिए मतलब अपीयर होता है वो कितना है भाई, वो कह रहा है 25% ज्यादा, यानी 5/4 है, तो 480 का 5/4 कितना हो जाएगा 120 गुना 5 600 हो जाएगा। मतलब टोटल 600 लोग टेनिस के ट्रायल के लिए अपीयर होते हैं। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है फिर, एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द टेनिस ट्रायल क्वालिफाई। अब इसमें क्वालिफाई कितना होता है भाई, 40% क्वालिफाई होता है, यानी 240 क्वालिफाई हो जाता है, तो मतलब जितना नहीं क्वालिफाई होता है वो कितना है आपका
360 हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना, 600 माइनस 240 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर चेस ट्रायल वाज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द टेनिस ट्रायल। तो टेनिस ट्रायल के लिए 600 होता है, तो चेस के लिए जो है 600 का 2/3 यानी 2/3 होता है, यानी कितना है, 400 लोग टोटल चेस के लिए अपीयर होते हैं। तो अब उसमें देखते हैं क्या दिया गया, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द चेस ट्रायल 30% कुड नॉट क्वालिफाई। तो इसमें जो है कितना लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए भाई, 30%। तो 400 का 30% यानी 120 क्वालिफाई नहीं हो पाए, मतलब कितने क्वाली हो पाए 280। तो ये आपका डाटा कलेक्ट करना था, बताओ भाई, ये आपका कैसलेट था। ये कोई लेवल होता है, ये तो हलवा का भी हलवा लेवल था। आप लोग कैसलेट से डर रहे थे, बोल रहे थे रियल एग्जाम में बनेंगे नहीं, मॉक्स में इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ क्या से क्या दे रहा था, और रियल एग्जाम में देखो ये इस तरह का कैसलेट का लेवल आता है। तो गाइस जब मैं बार बार बोलता था कि रियल एग्जाम के क्वेश्चन इजी रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, बनने वाले रहेंगे, तो आप में से बहुत लोग को शायद भरोसा नहीं होता होगा। अब आपको भरोसा होगा, देखो इतना हलवा क्वेश्चन है, तो होपफुली अब आपका माइंड ओपन हो गया होगा, रियल एग्जाम की खूबसूरती क्या होती है और एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। चलो अब इसके जो बच्चे क्वेश्चन है उसको भी फटाफट बनाते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, स्क्वाश टेनिस चेस में कितने लोग अपीयर हुए, उसमें कितना क्वालिफाई हुए, कितना नो क्वालिफाई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन में फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन ऑल थ्री स्पोर्ट। तो कितने लोग तीनों में क्वालिफाई हुए भाई, 300 240 280, कितना हो गया 540 620 820। ए विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन स्क्वाश। स्क्वाश में कितना क्वालिफाई हुए भाई, 300 हुए हैं, ठीक है। टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन टेनिस, तो टेनिस में कितना क्वालिफाई नहीं हुए, 360 है। तो क्या क्वेश्चन है भाई, इतना हलवा क्वेश्चन, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 15:18 है। ये तो वन लाइन कैलकुलेशन है आपका, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5:6। कौन ऑप्शन है, सी मारो और मजे करो। इतना इजी क्वेश्चन, एसबीआई पीओ में मुझे भरोसा नहीं था इतना इजी डीआई आएगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बोल रहे थे आएंगे, लेकिन ये तो इतना इजी जो कैस्टेट है, सबसे इजी में भी सबसे इजी कैस्टेट आपको पूछा गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये आपको मुश्किल कैस्टेट लगा। जो क्लर्क एग्जामिनेशन वाले भी देख रहे हैं वो मुझे बताना, ये तो क्लरिकल लेवल का भी मुझे लेवल लग रहा है कैस्लेट का। तो मुझे आप बताना इस कैस्लेट को आप खुद सॉल्व कर पाओगे फास्ट, 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे इसको, 3 मिनट भी मैं ज्यादा बोलूंगा। इस तरह के कैस्लेट को बच्चे 2 मिनट में सॉल्व करके रख देंगे, 5 के 5 क्वेश्चन जो है पलक झपकते सॉल्व कर देंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब गाइस जाते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द थ्री ट्रायल्स। अपीयर के लिए कितना हुए टोटल भाई, 400, देखो ये हो गया 1080, 1480 टोटल हो गया, ठीक है। कंबाइन मैनेज टू क्वालिफाई, उसमें कितना क्वालिफाई हुए, कितना परसेंट, तो क्वालिफाई कितना हो रहा है, 540 620 820 क्वालिफाई हो रहा है। तो कह रहा है कितना लोग क्वालिफाई हुए, जितना टोटल अपीयर हुए, तो ये हमको परसेंटेज निकालना है कितना होगा। तो मैं इसको कहूंगा थोड़ा डायरेक्ट कर दो, 148 से 8200 को कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा आपको, 7 6 से जाएगा, इतनी 5 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 का। देखो ऑप्शन में देखोगे डी मार के आगे बढ़ो, 5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट वे में ऑप्शन यूज सेलेक्ट करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। हर चीज को कैलकुलेशन पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा स्मार्ट कॉमन सेंस यूज करो, ऑप्शन को भी देख लेना। ऑप्शन देख के भी आपको जल्दी पता चल जाएगा कौन सा मेरा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। तो गाइस जब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन चेस, कि चेस में कितना क्वालिफाई नहीं हुआ, 120 है, ठीक है, 120 क्वालिफाई नहीं हुआ है। कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन स्क्वैश, तो स्क्वैश में क्वालिफाई करने वाले कितने हैं, 300 है। बताओ भाई, इसको तो देख के ही मैं बोलूंगा 40%, ए विल बी द आंसर। इसको तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन भी इजी, क्वेश्चन तो इजी और कैलकुलेशन भी सिंपल, जो कि मैं हमेशा बोला करता था। लेकिन एक्चुअली मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इतना इजी क्वांट का पेपर दे देगा। मुझे लगा एटलीस्ट मॉडरेट लेवल रहेगा, ये तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, और अगर आपकी बहुत मैथ अच्छी है तो उसको इजी लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं इस मेमोरी बेस्ड क्वांट के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन टेनिस, टेनिस में कितना क्वालिफाई होता है भाई, 240, 240 होता है ना, इंक्रीजेज बाई 25% नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ये 5/4 और हो जाता है, ठीक है। तो यानी 60 300 हो जाता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई करता है टेनिस में, ठीक है, इसको लिख लेते हैं क्वालिफाई और टेनिस, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वाइल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग रिमेन्स द सेम, तो जितना अपियर करता है वो सेम रहता है। तो 600 लोग अपियर करते हैं भाई, 600 लोग अपियर करते हैं, तो मतलब क्वालिफाई 300 करेंगे, तो मेरा क्या है, नन क्वालिफाई कितना हो जाएगा, 300 जो है टेनिस में नो क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द न्यू परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट क्वालिफाई इन टेनिस, तो भाई 300 नहीं क्वालिफाई होते, टोटल 600 अपियर है, 50% हो जाएगा, बी विल बी द आंसर।
तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट डीआई के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये आपका जो है टेबुलर डीआई है और रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट स्कूल इन 4 डिफरेंट ईयर। मतलब 2017, 18, 19, 20 4 साल है, उसमें जो है 3 स्कूल ए बी सी में जितना स्टूडेंट का एडमिशन होता है वो दिया गया, ठीक है। तो पहला जो कॉलम है उसमें दिया गया टोटल एडमिशन इन स्कूल ए एंड सी, ए और सी में टोटल कितना एडमिशन होता है, ठीक है। और रेशियो ऑफ एडमिशन इन स्कूल B/C दिया है और टोटल एडमिशन इन स्कूल ए दिया है। तो गाइज इस तरह के टेबुलर डीआई को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे देखो यहाँ A+C टोटल दिया है और ए का दिया है, तो हमको सी का पता चल जाएगा ना। देखो ये ए का है तो सी का कैसे पता चलेगा भाई, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो गाइज देखो इसमें 630 है तो 360 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, ये 270 हो जाएगा ना। तो इसको लिख लेते हैं 270 इसमें एडमिशन हुआ 2017 साल में, ठीक है। 2018 में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। 2019 में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 2020 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 380 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लिए फटाफट। अब हमको सी का पता चल गया कितना एडमिशन हुआ, तो बी और सी का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, बी का पता कर लेंगे कि क्या होगा। तो B/C का रेशियो दिया गया है, तो ध्यान करो एक का मैं आपको लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। देखो B/C दिया गया है 5:9 और सी मेरा कितना है 270 है, मतलब 30 का मल्टीपल है ना। तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो बी में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसी तरह देखो 560 ये 420 हो जाएगा, ये 850 यानी 250 हो जाएगा। मेंटल कैलकुलेशन करोगे, पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। माइंड में कैलकुलेट करो, देखो 11:19 है, 19 इक्विवेलेंट है 380 के, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे फटाफट। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर एक कॉलम बना लेते हैं कि मेरा ईयर्स कौन सा है भाई। ईयर्स एक जगह अच्छा से कॉलम बना लेना, पेन पेपर पे आप लिख लेना 2017 है, ठीक है, 2018 है, 2019 है, ठीक है, और 2020 है। अब उसमें जो है स्कूल ए में कितना हुआ, बी में कितना हुआ, सी में कितना एडमिशन हुआ उसको लिख लेते हैं। ए बी सी में कितना हुआ, तो ए में कितना हुआ, ए में तो दिया हुआ ही था 360 है, 750 है, 315 है और 460 है, ठीक है। और बी में कितना हुआ ये हम लोग निकाले हैं, 150 है, 420 है, 250 है और 220 है, ठीक है। और सी में कितना है भाई मेरा 270 है, ठीक है, और 300 है और कितना है 400 है और कितना है मेरा 380 है, ठीक है। तो अब हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि डिफरेंट ईयर में स्कूल एबीसी में कितना एडमिशन हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इन 2018 इज 60%, ठीक है। तो स्कूल बी में जो है टोटल एडमिशन कितना हुआ है, सबसे पहले 2018 में देख लेते हैं। बी में 420 एडमिशन हुआ है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये टोटल एडमिशन है, ठीक है, टोटल है ये। अब जो है इसमें कह रहा है कि इसमें गर्ल्स कितना था भाई, 60% जो है इसमें गर्ल है और बॉय कितना है 40% है, यानी 60:40 यानी 3:2 यानी 5। 84 हो गया, यानी 3 चौके 12 2, 252 और कितना हो गया 84 टू कितना हो गया 168 हो गया, ठीक है। इतना जो है आपका ये हो गया गर्ल और बॉय इतना एडमिशन लिया 2018 में, ठीक है। तो इसका डाटा हमको पता चल गया। आगे क्या क्वेश्चन में, एंड द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इन 2018 इज 45%। सी में टोटल एडमिशन कितना हुआ है 2018 में भाई, 2018 में सी में जो है 300 एडमिशन हुआ है, ठीक है, ये टोटल है। अब जो है उसमें क्या कह रहा है, बॉय और गर्ल का हमको पता करना है कितना कितना है। तो अगर बॉय 45 है तो गर्ल कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा ना, यानी ये 9:11 हो जाएगा, यानी 20 15 तो 15 कितना हो गया 135 हो गया और ये 165 हो गया। तो ये भी पता चल गया। तो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ बॉयज इन 2018 स्कूल बी और सी में, तो बी और सी में टोटल कितना बॉय है, देखो 168 और 135 यानी कितना हो गया 173, 173 203 303 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना है 252 और 252 है और कितना है 165 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 257, 317, 417 है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 114 हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो इस तरह का मॉडरेट तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है डीआई में, ठीक है। आपको जो है थोड़ा मतलब कैलकुलेट करना होगा, लेकिन मेक श्योर स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इन 2017। बी 2017 में कितना है भाई 150 है, ठीक है।
और किसका रेशियो चाहिए, टू द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए इन 2019। तो 2019 में ए में 315 है, ठीक है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा 30, ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, और फिर 10 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 10:21 हो जाएगा, सी विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फटाफट सॉल्व होगा, बस कैलकुलेशन करना है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है भाई, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट स्कूल सी इन 2020। सी 2020 में कितना है भाई, देखो 380 है ना, 380। ये कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इन 2019। तो 2019 में बी में कितना है भाई, 250 है। तो ये कितना परसेंट ज्यादा है ये हमको पूछ रहा है, तो इतना इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 130, यानी 13 इंटू 4 हो जाएगा, 52% हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन फटाफट करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इन 2017। 2017 में देख लो, ए और बी में कितना है, 360 और 150, कितना हो गया, 510 हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंस चाहिए टू द एंड द नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इन 2019 एंड 20 टुगेदर। तो 2019 और 20 में सी का कितना है, 400 और 380 है, यानी 780 है। तो 780 हो गया, ठीक है। 780 और 510 का डिफरेंस कह रहा है क्या हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन तो इजी रहता है, एक बार आप डाटा कलेक्ट कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, देख ही सकते हो आप। तो गाइस जब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इन 2018 और 2017। तो 2018 और 2017 में सी में कितना है, 270, 300 300 है, यानी 570। तो 570 का कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आता है रॉन्ग नंबर सीरीज पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पैटर्न जल्दी पकड़ना जरूरी है कि कौन सा पैटर्न आखिर ये फॉलो कर रहा है। देखो इस दोनों का डिफरेंस लेते हैं, एक है, इसका 6 है, ठीक है। इसका कितना है आपका, 13 13 26 है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। अब देखो इसका कितना है, ये आपको 63 होना चाहिए, 63 है, ओके, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। ये कितना है आपका, 24 500 हो गया, 124 है, ठीक है। और ये कितना है आपका, 215 है। तो गाइज देखो मुझे थोड़ा सा पैटर्न पकड़ में आ गया, ये 5Q-1 है, ये 6Q-1 है, ये 4Q-1 है। तो भाई ये कितना होना चाहिए था, 3Q-1, वो भी सही है। तो ये 2Q-1 होना चाहिए, मतलब ये तो 7 होना चाहिए भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे करेक्ट मेरा क्या होता, 3, अगर 380 होता तब मेरा सही रहता, तब ये डिफरेंस ना 7 आता, तो मतलब 381 मेरा क्या है, रॉन्ग नंबर है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। तो इस तरीके से रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत बच्चे, उनको समझ नहीं आता है किस तरह पैटर्न पकड़ना है, तो इस तरीके से पैटर्न पकड़ना सीखो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस ही लेते हैं। जैसे 1.2 है, इसका कितना है, 2.4 है, इसका कितना है, 3.6 है, इसका कितना है भाई, इसका जो है इसका है 4.8 है ना, 4.8 है, ठीक है। इसका कितना है, इसका होना चाहिए 6 होना चाहिए ना। तो मतलब यहाँ 50.5 होना चाहिए, तो मतलब ये मेरा 50 रॉन्ग नंबर है, क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट में, जो है इसमें पैटर्न पकड़ते हैं, आखिर इसमें कौन सा पैटर्न है मेरा। तो दोनों पहले क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 11 है, ये कितना है भाई मेरा, 9 है, ये कितना है मेरा भाई, 14 है, ठीक है। ये कितना है मेरा, 21 है, ये कितना है मेरा भाई, 30 है, ये कितना है मेरा, 541 है। तो अब डिफरेंस देखो, 11 है, 9 है, 7 है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 3 होना चाहिए ना। तो 3 कैसे होता, जब यहाँ पे मेरा 6 होता, ठीक है। मतलब जो यहाँ मेरा 215 होता तो काम बन जाता, मतलब 210 मेरा क्या है, रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें कौन सा पैटर्न है ये अब पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाइज देखो इसमें मुझे दिखने में आ रहा है, 53 में 2 करेंगे और 1 करेंगे तब ये आ जाएगा। इसमें अगर 3 करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न थोड़ा समझ में आ रहा है, इंटू 4-1 करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटू 5-1 करेंगे, इंटू 6-1, मतलब ये वाला सीरीज चल रहा है। तो यहाँ 54 होता तभी ना, वो इंटू 1-1 करते तो मेरा 53 आता, मतलब 56 मेरा क्या है, रॉन्ग नंबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से रॉन्ग नंबर सीरीज वाला रहेगा, उसमें पैटर्न पकड़ना सीखो, पैटर्न पकड़ लोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा ये जो है रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो गाइज इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो होपफुली आप इसको बना लोगे। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है।
तो गाइस अब आते हैं बहुत खूबसूरत सा कैसलेट क्वेश्चन है। इस तरह का कैसलेट क्वेश्चन जो आपको आईपीएस पी 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, फंस जाएंगे, और बहुत बच्चे तो इसको देखते हैं इसको स्किप कर देंगे। तो इस तरह के कैसलेट डीआई को सॉल्व करने का करेक्ट अप्रोच देख लेना, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है ए एंड बी आर सेलिंग सम आइटम्स मोबाइल एंड लैपटॉप। मेरा क्या है भाई, मोबाइल और लैपटॉप सेल करता है। कौन कौन है, मोबाइल है और लैपटॉप है, ठीक है। इसमें जो है ए और बी उसको सेल करता है, तो ए और बी को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी इज 5:3। मतलब टोटल जो आइटम, मतलब मोबाइल प्लस लैपटॉप सेल करता है ए एंड बी, टोटल मतलब मोबाइल और लैपटॉप दोनों मिला के 5:3 रेशियो, ठीक है। तो एक 5x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। इतना टोटल आइटम सेल करता है। अब कह रहा है द मोबाइल सोल्ड बाई ए इज 5 टाइम्स द लैपटॉप सोल्ड बाई बी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेते हैं। जैसे हम लोग जो लैपटॉप सोल्ड बाई बी को मान लो वाई है, तो मोबाइल सोल्ड बाई ए कितना है, कह रहा है 5 टाइम्स है, तो ये 5y हो जाएगा ना, ठीक है। और कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑन सेलिंग टोटल आइटम्स बाई ए एंड बी इज 1200। प्रॉफिट ऑन ईच आइटम इज ₹60। अब देखो टोटल आइटम का तो यहाँ पे हमको पता है इतना, इसका वो है सेलिंग प्राइस, तो 5x माइनस 3x डिफरेंस जो है पर आइटम का प्राइस कितना है, 60 जो है, ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 1200 के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 हो गया। मतलब हमको पता चल गया ना टोटल आइटम कितना ए एंड बी सेल करता है, 50 और 30, ठीक है। मतलब ये जो टोटल आइटम सेल करेगा ये 50 और 30 है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे भाई, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द मोबाइल सोल्ड बाई बी इज 120% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाई ए, ठीक है। तो गाइज देखो यहाँ पे हमको टोटल पता चल गया है, जो बी सेल करता है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 30 माइनस वाई हो जाएगा ना। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 50 माइनस 5y होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोबाइल सोल्ड बाई बी, बी कितना मोबाइल सेल कर रहा है भाई, 30 माइनस वाई कर रहा है ना। अब 30 माइनस वाई जो है 120% है, यानी 6/5 ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाई ए। तो लैपटॉप सोल्ड बाई ए कितना है आपको, 50 माइनस 5y है ना, इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपको हो जाएगा 30 माइनस वाई, और यहाँ से देखो ये 6 इंटू 10 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, 5 कॉमन है तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जो है इसको क्या हम लोग को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 माइनस वाई, यहाँ से वाई का वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y = 30। तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। तो अब हमको पता चल गया ना मोबाइल और लैपटॉप कितना सेल हो रहा है भाई। देखो ये 30 हो जाएगा, y का वैल्यू 6 रख दो, ये 24 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको मोबाइल और लैपटॉप का पता चल गया, ए एंड बी कितना सेल करता है, और टोटल भी हमको पता चल गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल सोल्ड बाई ए। तो मोबाइल सोल्ड बाई ए 30 है, एंड बी टुगेदर, बी का कितना है, 24 है, यानी टोटल 54 है ना, ए और बी का मोबाइल सेल इतना करता है, माइनस टुगेदर एंड लैपटॉप सोल्ड बाई ए। तो ए कितना लैपटॉप सोल्ड कर रहा है भाई, 20 कर रहा है ना, तो ये इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाई सी एंड बी इज 4:3। सी और बी जो टोटल आइटम सेल करता है वो कितना है, रेशियो उसका 4:3। अब देखो हमको सी का तो पता नहीं, सी का हमको पता करना है, बी का टोटल आइटम कितना सेल है, 30 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, यानी सी जो है टोटल 40 आइटम सेल कर रहा है, मोबाइल प्लस लैपटॉप मिला के, दो ही आइटम है ना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड लैपटॉप सोल्ड बाई सी इज 30% लेस देन टोटल आइटम सोल्ड बाई ए। तो ए जो है टोटल कितना आइटम सेल कर रहा है भाई, 50 कर रहा है, ठीक है। इसका 30% लेस है, यानी इसका 70% है, यानी कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है लैपटॉप सोल्ड बाई सी कितना है भाई, 35 है, तो मतलब मोबाइल सोल्ड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, टोटल 40 है ना। तो कह रहा है फाइंड द मोबाइल सोल्ड बाई सी, तो मोबाइल सोल्ड बाई सी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं इस डीआई के, कैसलेट डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई ए। तो मोबाइल सोल्ड बाई ए कितना है, 30 है, एंड लैपटॉप सोल्ड बाई बी टुगेदर। तो लैपटॉप सोल्ड बाई बी कितना है भाई, देख लो यहाँ से, ये जो है 6 है, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया ना, डिवाइडेड बाई टू द लैपटॉप सोल्ड बाई ए। तो ए लैपटॉप कितना सेल कर रहा है, 20 कर रहा है, एंड मोबाइल सोल्ड बाई बी, तो बी कितना मोबाइल सेल कर रहा है, 24 कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 नमा 36, ये 9:11 हो जाएगा, ए विल बी द आंसर।
तो गाइस इस कैसलेट का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपके लिए बचा के रखा है। होपफुली आप इसको मुझे करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, ठीक है। और डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आइटम मोबाइल लैपटॉप कितना सेल करता है, ए एंड बी, और टोटल कितना सेल करता है, ठीक है। तो इस डाटा को यूज करके इसका मुझे करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मेंसुरेशन पे आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 836 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच होता है, यही होता है ना। ये दिया गया है हमको 836, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 19 सेंटीमीटर। अब हाइट हमको दिया गया है सिलेंडर का 19 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। 44/7 हो गया, रेडियस निकालना है, हाइट 19 है, ठीक है, ये हो गया 836, ठीक है। अब देखो 44 का 44, और ये हो गया आपको हो गया कितना, 19 हो गया। अब 19 से 19 कट गया, रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, रेडियस पता चल गया। अब आगे क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब स्क्वायर है, उसका साइड क्या है, रेडियस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। मिक्सर एंड एलिगेशन पे आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है वेसल कंटेन 360 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 रेस्पेक्टिवली। एक वेसल में 360 लीटर जो है मिल्क है और वाटर है, ठीक है, मिल्क है और वाटर है, इसको लिख लेते हैं। किस रेशियो में, 5:3 है, यानी 7, तो हो गया कितना हो गया, 5 और 3 के रेशियो में, यानी 8, 8 चौके 32, 45, कितना हो जाएगा ये 225, और कितना हो गया 135 हो गया। इतना लीटर जो है आपका मिल्क और वाटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ एक्स लीटर ऑफ मिल्क, एक्स लीटर मिल्क अगर ऐड करें, ठीक है, एक्स लीटर मिल्क एंड 35 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर, 35 लीटर वाटर ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 225 प्लस एक्स लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 170 लीटर वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 30:70, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब जो है मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना हो जाता है भाई, 225 प्लस एक्स, मिल्क है ये, और वाटर 170 लीटर, ये रेशियो कह रहा है 30/17 हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 300 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 75 हो गया। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू ही मांग रहा है, 75 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे आपका। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज दे लेफ्ट, ठीक है। मतलब ए और बी क्या करता है, साथ में काम स्टार्ट करता है, ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ने के पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो टोटल वर्क मान लो ए और बी का जो कॉमन है, 15 और 24 का कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन है भाई, 120 कॉमन है, इससे दोनों डिविजिबल है ना। तो मतलब एफिशिएंसी ए का कितना हो गया, 8 यूनिट पर डे काम कर रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया भाई, 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन में कितना काम कर लेगा, ये 13 यूनिट पर डे करेगा। तो कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज दे लेफ्ट। तो ए और बी 4 दिन तक काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 डेज में जो है ये 52 यूनिट काम कर लेगा, ठीक है। तो मतलब अब बचेगा कितना वर्क, वर्क टोटल 120 यूनिट है, ठीक है, टोटल वर्क कितना है ना। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 52 यूनिट ए और बी 4 दिन में कर दिया, तो मतलब कितना बच जाएगा आपको, ये बच जाएगा 68 यूनिट बच जाएगा, ये रिमेनिंग वर्क हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 17 डे, मतलब सी रिमेनिंग वर्क को 17 दिन में कंप्लीट कर लेता है। मतलब सी का एफिशिएंसी कितना है भाई, एफिशिएंसी ऑफ सी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से सी काम कर रहा है, क्योंकि वो 17 दिन में 68 यूनिट काम खत्म कर देता है, ठीक है। अब कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। मतलब सी अकेला मतलब कितने दिन में काम करेगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो गाइज देखो, सी जो है अकेले कितने दिन में काम फिनिश कर लेता है, टोटल वर्क 120 यूनिट है, और सी का एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। मतलब 30 डेज में जो है मेरा सी अकेले काम पूरा 100% कर लेता है, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में तो कह रहा है सी अकेले 50% ऑफ द वर्क कितने दिन में करेगा। तो 50% वर्क कितने दिन में कर लेगा भाई, 15 डेज में कर लेगा ना, उसका आधा काम 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर।
तो अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप पे है। इसमें कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2400 एंड रुपीज एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए और बी दो बिजनेस स्टार्ट करता है। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 2400 रुपया है, ठीक है, और बी का एक्स रुपीज है, इसको लिख लेते हैं। आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद ए एडेड रुपीज 600, ठीक है। 9 मंथ तक ये इतना करता है, और लास्ट के 3 मंथ जो है ये कितना करता है भाई, 600 ऐड, मतलब अब 3000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर देता है, 600 रुपया बढ़ा देता है, ठीक है, बचे हुए 3 महीना में। एंड बी विड्रॉ रुपीज 600, बी जो है 600 रुपया निकाल लेता है। अब ये एक्स माइनस 600 इन्वेस्ट करता है बचे हुए 3 महीने में, ठीक है। तो अब ये तो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, ये तो इन्वेस्टमेंट इसका हो गया, कितना करता है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यहाँ से हमको पता चल जाएगा ना कितना हो जाएगा, टोटल जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है कितना हो जाएगा, 2400 गुना 9 प्लस 9000 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। अब जो है इसका कितना हो जाएगा, 9x प्लस 3x माइनस 1800 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब प्रॉफिट इसी रेशियो में होगा ना। तो अब कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए टू बी 17:23, प्रॉफिट का रेशियो जो एंड ऑफ द ईयर में है 17:23 है, मतलब यही का इसका रेशियो 17:23 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो कितना हो जाएगा ये 2400 गुना 9 प्लस 9000, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12x माइनस 1800, आपको कितना है, ये है 17/23 है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 3600, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 3600, इसमें ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं ट्रेन पे, क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए कैन क्रॉस द 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 18 सेकेंड, ठीक है। अब 18 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है 600 मीटर, ट्रेन का लंबाई है और ब्रिज का लेंथ 300 मीटर है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन यहाँ से हमको पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 900/18 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड। तो इसको लिख लेते हैं, ट्रेन का स्पीड पता चल गया हमको। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए, अब ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए है, ठीक है। ट्रेन ए और ट्रेन बी का स्पीड हमको दिया गया है 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। तो ट्रेन ए का स्पीड तो हमको पता है ना 50 है, तो ट्रेन बी का स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, आधा है मतलब ए का, इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ ट्रेन ए। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बी कितना है भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन ए तो 600 है, उसका 25% लेस है, यानी 75% है, 3/4, यानी ये कितना हो गया 150, यानी 450 मीटर है लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस द ब्रिज, तो ब्रिज जो है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी हमको बताना है। तो देखो 300 मीटर ब्रिज का लेंथ है, तो कितना टाइम लेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी 450 है, और ब्रिज का लेंथ कितना है भाई 300 मीटर है, ठीक है। और स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, ध्यान रखना ट्रेन बी कह रहा है कितने टाइम में ब्रिज क्रॉस करेगी, ठीक है, तो 25 है। तो 750/25 कितना हो गया 30 सेकेंड लेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे, आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 500, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है भाई 500 रुपया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब कहता है एंड द शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल X% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो X% मार्कअप करता है इफ ही अलाउ ए 20% डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है, परसेंटेज डिस्काउंट जो है ये दिया गया है 20% है, आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट देता है। एंड अर्न ए 4% प्रॉफिट, प्रॉफिट 4% अर्न करता है, ठीक है, इस पे। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। तो गाइज प्रॉफिट 4% है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 500 है इंटू 104/100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 से चला गया, ये हो गया 520 हो गया। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, देखो डिस्काउंट परसेंट 20 है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस 520 है, तो 520/80 गुना 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना मार्क प्राइस। यानी ये 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 0 0 5 0 पच्चीस पच्चीस 26 4, यानी 4 चौके ये 4 है, 4 छक्के 24 2 650 हो गया, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपको पता चल गया 650 हो गया। तो कह रहा है कितना परसेंट मार्कअप है, ये नहीं पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे कितना मार्कअप है। तो देखो कॉस्ट प्राइस 500 है और ये साढ़े 600 है, तो यानी 150 का है, और कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप होता है तो 500 गुना 100 हो जाएगा, तो कितना परसेंट मार्कअप है भाई 30% मार्कअप है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, मार्कअप जो किया गया था 30 हो जाएगा, ए विल बी द आंसर।
तो अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पर्सन इन्वेस्ट एक्स रुपीज एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years एंड रिसीव रुपीज 1500 एज इंटरेस्ट। मतलब 1500 सिंपल इंटरेस्ट इसको मिलता है जब ये प्रिंसिपल एक्स को 6% से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना ये एक्स है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये 20 हो गया और ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 10 हो गया, ये कितना हो गया 500 हो गया। तो मतलब जो है प्रिंसिपल मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5000 आ गया ना। तो 5000 आ गया प्रिंसिपल मेरा। ठीक है, अब क्या है, उसी को इफ ही इन्वेस्ट रुपीज 3x, 3x मतलब 15,000 रुपया को अब इन्वेस्ट कर रहा है, तो नया प्रिंसिपल इसका ये हो गया। ठीक है, इतना रुपया को इन्वेस्ट कर रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, फॉर 2 years, 2 साल के लिए कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है मेरा प्रिंसिपल 15,000 इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर एन, कितना टाइम है 2 साल है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपको 11/100, 121/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 150 गुना 121 कितना हो जाएगा, फटाफट कर लो, 150 गुना 121, ये 150 हो गया, ये हो गया 300। ठीक है, फिर ये कितना हो गया 051, तो 0, 5, 1, 8, 18 150 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें मेरा ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका एज पे बेस है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 50% मोर देन दैट ऑफ वाई। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स कितना है भाई 50% मोर, मतलब 3/2 है वाई का। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, एक इक्वेशन ये आ गया आपको, 2x इक्वल टू 3y है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब जेड का जो प्रेजेंट एज है एक्स और वाई का एवरेज है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ जेड आफ्टर 5 ईयर, जेड का एज 5 साल बाद इतना हो जाएगा ना, एंड वाई 3 ईयर्स एगो। अब जो है डिफरेंस जेड का 5 साल बाद और वाई का 3 ईयर्स एगो, यानी 3 साल पहले जो एज का डिफरेंस है 10 साल है। तो मतलब जेड माइनस वाई कितना हो गया, ये हो गया आपको माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है देन फाइंड द एज ऑफ एक्स आफ्टर 6 ईयर। तो हमको एज ऑफ एक्स प्लस 6 हमको बेसिकली चाहिए, क्या होगा। ठीक है, तो गाइज देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में हमको 3 इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन को यूज करके हमको क्या निकालना है भाई, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो आराम से देखो कि इसको कैसे निकालेंगे, हमको एक्स वैल्यू निकालना है ना। तो पहला इक्वेशन देखो, एक्स और वाई में क्या है मेरा 2x माइनस 3y 0 है, ये इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, अब दूसरा इक्वेशन जेड हमको वैल्यू पता है ना, जेड का वैल्यू यहाँ से y प्लस 2 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो गया 2y प्लस 4 हो गया ना। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इजकल टू 4 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या हम लोग करेंगे, y को एलिमिनेट करना है, तो इसमें 3 से गुना कर दो, 3x माइनस 3y कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ लिख दो 3x माइनस 3y 12 है। अब हमको y एलिमिनेट हो जाएगा ना, देखो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, यानी x इजकल टू कितना हो गया 12 हो गया। अब x 12 हो गया तो मेरा y कितना हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा x माइनस 4 यानी 8 हो जाएगा। अब y पता चल गया तो z कितना हो जाएगा भाई y प्लस 2 यानी 10 हो जाएगा। तो अब हमको चाहिए x प्लस 6 क्या होगा, तो x प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइज ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। परसेंटेज पे बेस है, तो होपफुली आप इसको बना लोगे, एंड मेक श्योर इस क्वेश्चन को फास्ट बनाना। ठीक है, टाइमर लगा के। तो गाइज आज हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ये सारे आपको आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसी लेवल का आएगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। तो मेक श्योर जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं उसको अच्छे से आप समझ लेना। अप्रोच जो मैंने बताया कि फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, उस अप्रोच को सीख करके आप मॉक्स में उस अप्रोच को यूज करना। तो इतने भी क्वेश्चन है, इसको अप्रोच यूज करोगे तो आप फास्ट सॉल्व करोगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्योंकि बच्चे की क्या होती है, सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर टाइमर लगा के सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि आईपीएस 2026 फिल्म में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन थे सब एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेक श्योर आज आपका जो सेशन था क्वांट मैराथन का आपको ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो गाइज आने वाले टाइम में इस तरह की और भी वीडियो आएगी, प्रीलिम्स और मेंस की, जो एसबीआई 2026 की मेंस की भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो से प्रैक्टिस करना। मेंस लेवल में हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और प्रीलिम्स के मॉक दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।